So this rebel nature in me is from childhood. So when I was in fourth class, I used to question the concept of Jesus. और उस टाइम पे मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में था. तो मेरी प्रिंसिपल लोग मेरे मामा को बोलते थे कि चौथी क्लास का बच्चा हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रूफ है कि जीसस पानी में चला था. तो वो कहते हैं एक चौथी क्लास का बच्चा कैसे पूछ सकता है ये बात. ठीक है. तो एंड बचपन से मैं हिंदुइज्म को क्वेश्चनिंग करता हुआ आया हूँ. ठीक है. फिर व्हेन आई वेंट टू जीएचपीएस आई यूज्ड टू क्वेश्चन सिखिज्म. ठीक है, क्योंकि सुपरस्टिशियस बातें हर जगह होती है. What's good, you guys? What's happening? Welcome to the new episode of the Jazz Nation community. And this week we have Rahul Negi on the show. Rahul is a hip hop artist, a rapper who writes about social injustice, who writes about social issues like casteism, like poverty. And his work has been recognized by some of the top Bollywood celebrities like Swara Bhaskar, Anurag Kashyap, and Vishal Bharadwaj, and a lot of other people. And one of the coolest things that he said during the interview was when I asked him, do you actually think that art can bring about revolution, writing poems, writing rap, making music? So he said, art may not be able to bring about a revolution, but it can act as a fuel to the rebellion. And which made so much sense to me actually, because art reaches to so many people. Without further ado, let's call Mr. Rahul Negi on the show. भाई तो मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी दिल्ली 6 में बीती है, सिलमपुर में बीती है. तो अपना जैसे वहां का गली गैंग हो गया, अपना सिलमपुर है इधर. बस वहां पे क्या बोलते थे? वो मेरे गानों में इतना रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज द रीजन इज कि यहाँ मैं थोड़ा दूर रहता हूँ यहाँ के लोगों से. बचपन में था तो लाइक 50% ऑफ माय फ्रेंड्स आर इन तिहाड़ जेल नाउ. तो 50%? हाँ ब्रो, आधे से ज्यादा दोस्त मेरे जेल में इस टाइम. तो क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? ब्रो हम सारे क्रिमिनल्स थे यार. मतलब बिफोर 12th मेरे पे 2 पुलिस केस चढ़ चुके थे. वायलेंस के? हाँ वायलेंस के केसेस? या ब्रो वायलेंस एंड ऑल. उसका काफी बचपना था उस टाइम पे, काफी झगड़ा वगड़ा एंड ऑल दैट. तो आपका जैसा क्राउड होता है, फिर जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूजिक मेरा वहां से पूरा का पूरा मैं बाहर निकला, क्योंकि मैं अराउंड 11th क्लास से मैं थोड़ा म्यूजिक में लग गया था, मतलब हिप हॉप एंड ऑल दैट यू नो. और फिर उसके बाद 11th में 12th में, और फिर उसके बाद म्यूजिक सुनते सुनते आप थोड़ा अपना आपकी यू नो आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं. तो अभी मुझे तो वही सीन है. उस टाइम पे कैसा म्यूजिक सुनता था, कैसा है? ब्रो हिप हॉप तो स्टार्टिंग से था यार. मैं हिप हॉप का थोड़ा इतना इन्फ्लुएंस है क्योंकि माय चाइल्डहुड वाज वेरी डिस्टॉर्टेड एंड ऑल दैट नो. So it's a whole big story. So how long back was this? In Delhi? This 12th and 11th, ये कितना टाइम पे अभी, मतलब 2008 or 9. अच्छा 8 9, ठीक है. हाँ उस टाइम की बात है. At that point of time like guys from Mumbai, they used to come to Delhi, and there is a place in Delhi called Indian Coffee House. हाँ सीपी में. सीपी में तो हम सारे वहाँ पे बैठ के जैमिंग एंड ऑल किया करते थे. तो अच्छा. बैठ के अपना होल हिप हॉप. तो ब्रो मेरा तब का सीन है. तो फिर जस्ट की फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. प्रॉब्लम मतलब बेसिकली पापा का बहुत इशू था, और अभी भी है, तो गया नहीं है. तो इस वजह से मुझे थोड़ा हटना पड़ा, थोड़ा पैसे कमाने पड़े, क्योंकि थोड़ा सपोर्ट करना था एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद ये हो गया था कि जॉब मतलब मुझे थोड़ी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी, अपनी इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि काफी प्रेशर पड़ गया था फैमिली में. तो इस वजह से फिर वहां से जॉब करनी स्टार्ट करी. बट फोकस था कि करना तो है हिप हॉप ही करना है, म्यूजिक की साइड ही आना है. तो वहां से करता रहा. बीच में वो यार वो एक क्या मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा कोई भी मैंने आज तक इंसान नहीं देखा कि जो पूरा फोकस था और वही कर गया हो आपकी लाइफ में. यू नो बेसिकली क्या होता है, दिस वर्ल्ड इज नॉट व्हाइट और ब्लैक, दिस वर्ल्ड इज ग्रे.
Exactly. बट लोगों को इस बात का एहसास है, पर लोगों को जानना व्हाइट और ब्लैक में ही है, और व्हाइट और ब्लैक में नहीं होती दुनिया। तो वही तो डिस्ट्रैक्शन आए मेरी लाइफ में भी। डिस्ट्रैक्शन ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू फर्स्ट गेट योर सैलरी, सो माय फर्स्ट सैलरी वाज 2000 रुपीज। तो मैं एक छोटे से बराबर के होटल में मैंने उस टाइम पे हम लोग ऐसी लगा था मैं। उसके बाद देन आई वेंट टू मैकडी, फिर मैकडी के बाद होम शो पे टीम के बाद फिर वो कॉल सेंटर वाली लाइन स्टार्ट हुई, फिर एफ आई एस के बाद कन्वर्जिस। तो ये थोड़ा मेरा 4 से 5 साल का था। तो बीच में जब सैलरी आती है तो आपको ये होता है कि यार बचपन में ये चाहती है पूरी नहीं करी, थोड़ी ये पूरी कर लेता हूँ। उस टाइम पे सबको थोड़ा ब्रांड पहनने का शौक था, तो ब्रांड पहन लेता हूँ ये। फिर जब तुम कॉलेज में क्या, जब तुम ऑफिस में ऐसे बंदों के साथ रहते हो तो थोड़ी यार ये वाले कपड़े वपड़े खरीद लेता हूँ। पर ठीक है, वो मेरा ज्यादा नहीं चला, वो मेरा 6 महीने चला। 6 महीने बाद ही मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि भाई म्यूजिक पे फोकस करना है। तब पैसे बचाने स्टार्ट करे मैंने म्यूजिक के लिए यार। फिर 2015 में मैंने मैश वे से डीजिंग सीखी। तो उसके बाद अच्छा, ये अपने मैच में लिया था? हाँ, मैश भैया, सैंडी भैया ने मुझे मेजोरिटी में क्लासेस दी, तो वहां से अच्छा। पूरा स्टार्ट हुआ। बट वो डीजेइंग वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्लान, बिकॉज आई एम अ वेरी प्लान्ड गाय। So yeah, you were telling me about Mayur from Bandish Project. So you are planning to contact him soon for the music? Yeah, bro, like so he's on my 2021 list. So अभी मैंने दिया है प्रोजेक्ट बना के, नॉट प्रोजेक्ट बेसिकली, गाने बना के दिए। तो देयर आर अराउंड 18 सॉन्ग्स कमिंग इन 2021। अरे परफेक्ट ब्रो। तो 18 में से 6 आर कोलैबोरेशंस। हाँ। ठीक है, तो उसमें से हम जस्ट आई वांट टू अप्रोच मयूर फॉर वन सॉन्ग मैन। तो ये मेरी चाह है मयूर के साथ गाना बनाना। अभी देखते हैं, अभी अप्रोच करेंगे क्योंकि एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ अभी। ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि टू अप्रोच पीपल तो आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ता है। मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि मैं यार ऑनेस्टली जब मैं डीजेइंग सर्किट में था तो बहुत लोग मुझे बोलते थे कि ब्रो तू पीआर नहीं करता, तू क्लब्स नहीं जाता, तू डीजेस के साथ हैंग आउट नहीं करता है एंड ऑल दैट। बहुत लोग बोलते थे और बोलते थे बिकॉज मेरा 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 डीजेइंग काफी स्ट्रांग है। तो एवरीवन मैं तू क्यों नहीं करता। तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से मेरा ये था, स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था कि यार मुझे लोगों के सामने आना ही एज अ रैपर है, मुझे एज अ डीजे आना ही नहीं है। ये कैसे कब पता लगा देखो ये ऐसा करना देखो रैपिंग का 2008 मैन, अच्छा 2008 से बैक इन स्कूल हाँ बल्कि 2008 से भी पहले ही। सो इट्स अ इंसिडेंट रिलेटेड टू इट, और वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो How did स्टोरी you मैंने जहाँ भी choose rap वैसे? Why not like singing or something of that sort which was like popular back then? It still is. मतलब singing तो वैसे conventional sort of वैसे रहता ही है, but how did you and why did you choose rap? ब्रो यार, एक तो देयर आर टू थिंग्स, सिंगिंग सीखनी पड़ती है। ठीक है, और जब मैंने बचपन में एक बार मम्मी को बोला था, उस टाइम पे यार घर में हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हम लोग बेसिकली वी आर फ्रॉम लोअर क्लास फैमिली, नॉट लाइक अब जाके हम थोड़े लोअर मिडिल क्लास हुए हैं। पहले हम लोग लोअर थे क्योंकि पापा के ऊपर बहुत एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत खर्चे वर्चे हो गए थे। तो मतलब मेरी स्कूल की फीस माफ थी यार। ऐसा एक स्टेज आ गई थी कि स्कूल को मेरी फीस माफ करनी पड़ी जस्ट बिकॉज मैं एथलेटिक्स में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, ताकि ये लड़का हमारा स्कूल छोड़ के ना जाए, नहीं तो हमारी हैसियत नहीं थी स्कूल की फीस देने की भी। कौन सा तो स्कूल था उस ब्रो? टाइम पे दिल्ली में ही? गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, अच्छा JHPS में। हाँ हाँ। GHPS। तो फिर उस टाइम पे सीन ये हुआ कि जब मैंने बोला मम्मी को, तो मम्मी ने बोला कि तू क्या से, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक म्यूजिक एंटरटेनमेंट के बिजनेस से है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे घर में गाने केवल शादी में सुने जाते हैं या फिर टीवी में चल गए तो ठीक है, कोई मतलब ऐसा कोई गाने नहीं सुनता। मेरी मम्मी को एक भी सिंगर का नाम याद नहीं है, तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब मैंने कहा सिंगिंग करनी है, तो मम्मी ने बोला क्या करेगा। तो उस टाइम बच्चा था यार, मैं 2005 में था। इंटरनेट उस टाइम पे घर पे था नहीं, इंटरनेट का एक्सेस मुझे 2010 में मिला। अच्छा। ठीक है, मतलब अपना पर्सनल इंटरनेट का एक्सेस 2010 में मिला, नहीं तो साइबर कैफे में जाके 10 रुपए घंटा पे ऑर्कुट चलाया करते थे और यूट्यूब पे एमिनेम के गाने सुनते थे। सीडीज बंद करा करते थे, वहां पे 10 रुपए लगते थे सीडी राइट करने के। तो वो सीन था। तो इस वजह से सिंगिंग सीखनी पड़ती है। प्लस ये बहुत बड़ा रीजन था। तो ऊपर से जब
यार मेरा एक स्टार्टिंग से था कि मुझे ना अपनी स्टोरी बतानी है दुनिया को, क्योंकि बचपन में मेरी कोई नहीं सुनता. So this rebel nature in me is from childhood. So when I was in 4th class, I used to question the concept of Jesus. और उस टाइम पे मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में था. तो मेरी प्रिंसिपल लोग मेरे मामा को बोलते थे कि 4th क्लास का बच्चा हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रूफ है कि जीसस पानी में चला था. तो वो कहते हैं एक 4th क्लास का बच्चा कैसे पूछ सकता है बात. ठीक है. तो एंड बचपन से मैं हिंदुइज्म को क्वेश्चनिंग करता हुआ आया हूँ. ठीक है. फिर when I went to GHPS, I used to question Sikhism. ठीक है, क्योंकि सुपरस्टिशियस बातें हर जगह होती है. Exactly. जैसे कि सिखिज्म में हमारी टीचर ने एक हमें कहानी बताई थी जो उन्होंने बहुत गलत तरीके से बताई. असल में ऐसा नहीं हुआ था. तो उनके एक वॉरियर थे, उनका नाम बंदा बहादुर था. तो उन्होंने कसम खाई थी कि मेरी गर्दन कट के यहीं पे गिरेगी. टीचर ने स्टोरी बताई कि लड़ाई में उनकी गर्दन कट गई और उन्होंने अपनी गर्दन हाथ में रखी और वो चल के गए वहां तक. ये तो पता है मेरे को ब्रो. दिस इज नॉट पॉसिबल. एग्जैक्टली. तो मैं भिड़ गया था उस बात के ऊपर. तो मेरी हमेशा, मैं सिलमपुर में रहता हूँ, तो मेरे दोस्त सारे के सारे मुस्लिम से आधे से ज्यादा. तो मैं उनको इस्लाम में क्वेश्चन करता रहता हूँ. और मैं इसलिए मैं नास्तिक बना, बिकॉज कोई भी जब जवाब नहीं दे पाया तो मैंने कहा भाई कोई मत दो, मैं खुद पढ़ूंगा. सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग हिंदुइज्म, गीता, कुरान, बाइबल. टाइम लगा बहुत पढ़ने में. उसके बाद मैंने कहा भाई मैं नास्तिक ठीक हूँ, क्योंकि ये सब बहुत मतलब ये सब भेड़. रिलीजन कैसे इंट्रिग करा देखो, मतलब रिलीजन ऐसे कैसे कि मतलब रिलीजन में ऐसा क्या देखो दिखा ये ग्लिच है, स्टोरीज या असली में नहीं होता ऐसा, ये सुपरस्टिशियस है रिलीजन. सो एक शब्द होता है, उस शब्द का नाम होता है फेथ. और एक होता है ट्रस्ट. आई ट्रस्ट यू, उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं. कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बचपन से पला बड़ा हूँ, मेरे तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस हैं. मुझे पता है कि अर्पित अगर मुझसे 10 बातें बोलता है, 10 में से 9 बात सच्ची होती है. तो मैं इस बात को लेके तुम पे विश्वास कर सकता हूँ. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद फैक्ट्स. रिलीजन चलता है फेथ पे. और फेथ को टिकने के लिए डर चाहिए होता है, फैक्ट्स नहीं चाहिए होते. तो मैंने देखा लोग भगवान से प्यार नहीं करते, लोग भगवान से डरते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं 9 दिन के नवरात्रों के व्रत रख रहा हूँ, तो मेरे अंदर डर रहेगा एक भी दिन अगर व्रत टूट गया तो माता रानी गुस्सा ना हो जाए. अबे अगर रियल में माता रानी है, वो क्यों गुस्सा होगी? और उसके लिए यू आर नथिंग. अगर भगवान वाकई में है एंड ही हैज क्रिएटेड होल यूनिवर्स, देन यू आर नथिंग फॉर हिम और हर और व्हाटएवर द जेंडर मतलब दैट पावर इज क्रिएटिंग. और रिलीजन इज जस्ट लाइक अ डिल्यूजन फॉर रिलीजन इज जस्ट लाइक अ इट्स अ मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन कमजोर लोगों के लिए होता है. मतलब फॉर मी रिलीजन इज फॉर वीक पीपल. क्योंकि द इट्स अ साइकोलॉजी. बिकॉज जब आप बहुत वीक हो जाते हो और आपके पास दुनिया नहीं होती, ठीक है, आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा होता, तो आपको अंदर से एक चीज चाहिए कि जो आपको कहीं ना कहीं से बैकवर्ड सहारा देता रहे. तो इंसान को वो चीज रिलीजन में मिली. मुझे वो चीज कभी भी में नहीं मिली, मुझे वो चीज मेरे काम में मिली. एक चीज मैं पूछता हूँ ब्रो तेरे से, जैसे अभी हम पढ़ते हैं साइंस में कि सेल्यूलर लेवल पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इंटरैक्ट कर रहे हैं और सर्कुलर उसमें घूम रहे हैं, और वैसे ही यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सीज में भी ऐसा ही होता है, सब चीजें सर्कुलर, और ऐसे जो एटम्स जैसे मूव कर रहे हैं वैसे ही प्लैनेट्स भी मूव कर रहे हैं. और इवन इतने माइन्यूट लेवल पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, हर चीज में इतनी इंटेलिजेंस है, तो डोंट यू थिंक कोई तो क्रिएटर हो गई ना ब्रो? तो इतनी इंटेलिजेंस अपने आप कैसे आउट ऑफ द ब्लू, कैसे सेल्यूलर लेवल पर इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें और मास लेवल पे इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे हो रही है बिना एक क्रिएटर के? I'm not sure. Like, have you read Stephen Hawking's Physics of Everything? Science of Everything, sorry. हाँ, Science of Everything. साइंस ऑफ एवरीथिंग. और उसका एक और है, एक इसकी बुक का नाम है स्मॉल आंसर्स फॉर द ग्रेट क्वेश्चंस. ऐसी एक बुक है उसकी. ठीक है. और उसके बहुत सारे सेमिनार्स हैं. मैं सेमिनार्स बहुत देखता हूँ. मैं बुक से ज्यादा सेमिनार्स देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि सेमिनार्स में क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत चलती है. एग्जैक्टली. बुक इज अ वन वे रीडिंग. जो इंसान की असली जो नॉलेज बताता है वो हमेशा क्रॉस क्वेश्चन बताता है. ठीक है. अकेले बोलने पे तो बाबा राम रहीम भी भगवान है भाई. ठीक है. असलियत तब आती है जब क्रॉस क्वेश्चन होती है. तो जब
आदमी पूरा तितर बितर हो जाता है, कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं उसके। तो साइंस में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा रीजन बताता हूँ, जैसे ये बात मेरे मामा ने भी बोली थी कि, पर द पॉइंट इज उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या फिर नहीं पढ़ी, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि यार ये एक छोटी चीज होती तो है, इंसान टाइम को अपने दिमाग के हिसाब से कैलकुलेट करता है। हम सोचते हैं कि यार ये 70 साल लगेंगे इस चीज को, 80 साल लगेंगे, 9 साल लगेंगे, बल्कि यूनिवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से करोड़ों साल भी एक सेकंड से भी कम है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो दुनिया की रचना हुई थी, अगर मैं इसको कैलेंडर्स में जाऊं, तो जो इंसान का एवोल्यूशन है वो 31 दिसंबर के लास्ट 2 घंटे का है। मतलब बस 31 फॉर दिसंबर। एग्जांपल जब से दुनिया बनी है, पूरा पूरा का पूरा अर्थ, सौर मंडल, पूरा यूनिवर्स जब से क्रिएट हुआ है, इसको अगर मैं पूरा समेट के कैलेंडर में ले आऊं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चले जाऊं, तो जो इंसान का एवोल्यूशन है वो सबसे लास्ट, वो भी 31वें दिसंबर का कोई घंटा है। अच्छा अच्छा, हाँ, ऑफ पूरा कोर्स, का पूरा हाँ, कोड है। ऑफ तो कोर्स, ऑफ कोर्स। थियरी, ऑब्वियसली और फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबको चलाने के लिए एक फोर्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलता हूँ कि हम लोग बाइक चलाते हैं, हम पेट्रोल डालते हैं और बाइक चलती है। अब कोई मुझे बोलेगा कि ब्रो ऐसी तो कोई फोर्स होगी ना जो उस वो जो बाइक को चलाती हो, तो वो फोर्स ही तो ब्रो पेट्रोल पैदा करता है। इंसान को वो फोर्स खाना पैदा करती है। हम लोग खाना इज अ पेट्रोल फोर्स, तभी हम लोग चलते हैं। कुछ टाइम 10 साल बाद बाइक की वारंटी खत्म हो जाती है, पेज पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं, 70 साल बाद हमारे पेज पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं, बात खत्म, ठीक है। और ऐसी यूनिवर्स में आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स होते हैं जो साइंस ने अब तक निकाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं जिसके हिसाब से सारा का सारा चलने में लगा हुआ है। Exactly. ठीक है, तो इट्स अ वेरी द क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड मी कि तुझे लगता नहीं कि कुछ एक क्रिएटर चाहिए, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं तुम्हें 5 मिनट में समझा पाऊं। Exactly. मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि how did you reach to a decision? How are you so sure कि exist कुछ करता ही नहीं है? हाँ यार, ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा। सो ब्रो आई वुड जस्ट, मैं इसको एक समरी में इतना समेटूंगा कि इट टुक मी समथिंग नियर बाय 8 years। 8 साल की पढ़ाई है ब्रो, मतलब स्टडी ऑफ 8 years कॉन्टिन्यूसली डेली, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ और मैं रोज किसी ना किसी थ्योरी पे काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मानना है कि इफ यू हैव, जब तुम एक सोशल फिगर बनते हो तो तुम्हारे कंधे में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपको बोलने से पहले 20 बार कुछ बातें सोचनी चाहिए और बिना फैक्ट्स की कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो अगर मैं कभी भी कोई थ्योरी, मैं कभी भी कुछ बोलता हूँ, तो मैं ही सबसे पहले उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्टाइल ऑफ राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक इज देयर एनी गॉड? So what I will do, I will write around 10 pages कि yes there is God. Then I will write 10 pages there is no God. फिर then I will read n number of articles about the existence of God, about the right and left, दोनों साइड के। वो सब पढ़ने के बाद I will create my own theory कि मेरा एक निष्कर्ष क्या निकला है इतना पढ़ने का। और फिर I would say this is my thought, ये मेरा थॉट है, एंड आई विल बी स्ट्रांग ऑन दिस बिकॉज इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास ये पूरे के पूरे फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे फैक्ट। तो वही है ब्रो, लाइक few things are good in everything, but I would say majority of things, जैसे for example like there are many things man, this is a never ending thing। मैं debate कोई नहीं, हाँ, मतलब it's not a debate, I'm asking you। because मैं जब भी इन चीजों के बारे में बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं भाई तू बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है। तो बहुत ही ज्यादा, देयर इज नथिंग कॉल्ड बहुत ज्यादा ऊपर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट। ऑलराइट, एक गरीब के लिए 50 रुपए बहुत ज्यादा है, मेरे लिए शायद 50 लाख बहुत ज्यादा है, अंबानी के लिए 50 अरब भी ज्यादा नहीं है। तो ऊंचा बनानी इज ऑल अबाउट योर थॉट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मूर्ख आदमी को न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स समझाने लग जाऊंगा, या फिर उन्हें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताऊंगा, उन्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। दे वुड बी लाइक कि ब्रो ये बहुत ज्यादा है।
बट एक जो बच्चा साइंस की क्लास में है, वो 11th में पढ़ने में लगा हुआ है, उसको ये चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। नहीं ऑफ कोर्स ब्रो, जो तुम कह रहे हो ना, ये मैंने बहुतों से, मतलब जैसे इवन मैंने ये गौतम बुद्धा का भी पढ़ा था, वो कहते हैं कि जैसे उनका भी एक ऐसी चीज थी, वो कहते मैंने अपने ना बहुत लाइफ टाइम उस क्रिएटर को ढूंढने में बहुत वेस्ट किया है, तो अब ये उन्होंने कहा कि ये वाला जो वो है, इस पे अब मैं अपने आप पे फोकस करूंगा, देन ही टुक द स्टेप्स एंड ही गॉट इनलाइटेंड। ऑफ तो कोर्स यार अगर भगवान है भी ना, इन केस इफ देयर इज समवन, तो आई एम श्योर ही डजंट गिव अ फक अबाउट ह्यूमंस। उसके पास बहुत काम है ब्रो, बहुत काम है, उसने पूरा सौरमंडल संभालना है यार। इज लाइक कि तुम मरते रहो या तुम ट्रम्प और मोदी में ही मरते रहो यार। आई हैव टू टेक केयर ऑफ होल गैलेक्सी। मुझे वो उसका पिंड संभालना है जो करोड़ों साल बाद ये रिएक्शन ना कर दे। भाई तेरी साल की जिंदगी क्या है मेरे आगे ब्रो, फक ऑफ। चलो, too intense. Just for the starting it got way too intense. चलो कोई नहीं, तो बैक टू द रोल। भाई मेरे साथ शेयर करो कि हाउ डिड यू स्टार्ट आउट मेरे भाई, कि मतलब तूने बताया मेरे को जैसे 11th 12th में किया कि 2008 में यू स्टार्टेड रैपिंग, तो तब तो आई गेस सिर्फ बोहेमिया थे उस टाइम पे, सहारा, बिलो तेरे नखरे हजार, वो वाला ट्रैक आया था हिंदी म्यूजिक में, तो तब रैप था भी नहीं आई गेस, और वाज ब्रो इट उस देयर? टाइम पे, हाँ उस टाइम पे रैप नहीं था। मैंने इनफैक्ट जब मैंने रैप लिखना स्टार्ट करा था, उसके 2 साल बाद मैंने हनी सिंह सुना था। अच्छा और हनी सिंह सुना था मैंने वो वाले गाने में, ठेके आते नित खड़के। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। वो ठेके आते नित खड़के गाने से 2 साल पहले से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तब और इंग्लिश में लिखता था? इंग्लिश में ऑब्वियसली बात है भाई, उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं था, तो हम लोग कॉपी करते थे बस कि अरे ब्रो, यू नो, इवन लाइक जो मुझे लगता है कि अभी भी इंडियन हिप हॉप में बहुत ज्यादा कमी है, दैट वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्नाइजेशन बट नॉट बाय मॉडर्नाइजेशन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन। वो पता है ना ब्रो, मतलब 9th 10th की बच्चे बच्चियां हैं, उन्हें कूल बनना है, ठीक है, तो वो जाके इंग्लिश नॉवल ही पढ़ेंगी, उनको ये नहीं पता, उनको वो एक बुद्धि है ना, कूल दिखने वाली बुद्धि है, जो वो कूल दिखना है, वो होता है ब्रो, वो सब, वो छपरा छपरी टर्म इसलिए आई थी, वो बालक होते हैं। और अगर मैं उनको 2 मिनट में बैठ के जो वो कॉन्सेप्ट मुझे समझा रहे हैं, वो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट भी, अगर मैं उनके आगे कमलेश्वर खोल के रख दूंगा तो उनके तोते फट जाएंगे। तो दिस इज अ पावर। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन में आपको लगता है कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो सब अच्छा है, क्योंकि आप दिमाग से अभी भी गुलाम हो ना अंग्रेजों के, आजाद थोड़ा हो आप, दिमाग से तो गुलाम हो। गोरी लड़की देख के तुम्हारी जीभ बाहर निकल जाती है, क्योंकि तुम गोरी चमड़ी के गुलाम हो, तुम दिमाग से भी मानते हो कि गोरा ऊपर होता है और हम लोग मिडिल क्लास है और ब्लैक्स लोग नीचे होते हैं, तो दिमाग से हम लोग अभी भी इंग्लिश के गुलाम है। हाँ जो बहुत बंदा वियर्ड चीज है ये, हाँ ये मतलब वही अंग्रेज छोड़कर गए हैं ये हमारे अंदर, उन्होंने ही कॉम्प्लेक्स डाला ना ये वाला। और ऊपर से द पॉइंट इज एजुकेशन सिस्टम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तभी मैंने टुकड़े टुकड़े गाने के टाइम पे ये पूरा का पूरा, मैं पूरी इस टाइम में पूरा डीप रिसर्च में था मैं, बिकॉज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कभी इंटेलेक्चुअल्स के लिए नहीं, हमेशा स्लेव्स के लिए बनाया गया था, मजदूरों के लिए ही बनाया गया था, क्रिटिकल थिंकिंग जीरो रखी गई थी। अब जो नई एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये काफी अच्छी है, क्योंकि जिसने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बनाया था ब्रिटेन ने, उसने कभी खुद इस एजुकेशन सिस्टम को कबूला नहीं। तो वहां से भी बहुत चीजें निकल के आती है, तो वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। मेरी आदत है मैं किसी भी चीज को कहीं भी कनेक्ट कर देता हूँ। कोई नहीं, तो दिमाग ऐसे ही चलता है। या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वहां से मैं आई स्टार्टेड लिसनिंग हनी सिंह। और फिर इवन हनी सिंह से बहुत पहले मैंने एमिनेम सुनना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज एमिनेम इज द बिगेस्ट रीजन आई एम अलाइव टुडे। तो तो वहां से एमिनेम स्टार्ट हुआ, एमिनेम के बाद हनी सिंह मैंने देखा, ठीक है, नित खड़के में मतलब मुझे उसका जो फ्लो था, काफी इंग्लिश समझ नहीं आती थी, बस फ्लो, उस टाइम हम लोग फ्लो से जज करते थे, तो फ्लो अच्छा था उसका। फिर वहां से सो मैं बाहर नहीं निकालता था, आई जस्ट यूज्ड टू राइट एंड ऑल दैट, क्योंकि आई लव टू राइट स्टोरीज। मैं उस टाइम पे गाने नहीं लिखता था, मैं कहानियां लिखता था, मुझे कहानियां लिखनी बहुत पसंद थी। तो बस वो कहानी का पैटर्न चलता रहा ब्रो, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और
के बाद 2010-11 में मैं स्कूल में, जब हम लोग रैप करने लग गए, थोड़े रैपिंग कंपटीशन होने लग गए, हम लोग थोड़े पैसे जीतने लग गए, मैं और क्या मेरे दोस्त बात थे कर यार। रहे हैं, स्कूल हाँ में? ब्रो, वो हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप था स्कूल में, रैप आपस में हम लोग कंपटीशन करते थे। अच्छा, तो that's how I used to pay my tuition fee. मैसिव डूड। मतलब तो और मैं ऑलमोस्ट एक ही एज के है, और मैं जब मतलब मैं भी ऐसे आई एम आल्सो डूइंग म्यूजिक, बट बैक देन मैं ब्रो कपड़े वपड़े पहनता था एज अ रैपर, मेरे को सब ऐसे भाई क्या पहन रहे, कैसे क्या हो गया इसको। अब फिर मतलब आफ्टर माय स्कूल आई हैड क्विट हिप हॉप और रैप क्योंकि आई गॉट इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, देन मैं तो मेरा वो थोड़ा था भाई, मतलब मुझे लगता था कि क्योंकि मुझे हिप हॉप के थ्रू अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिलता था। क्योंकि आप एक कमरे में 5 लोग रहते हो, ऑलरेडी आपके घर में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालनी है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तुमने सोचा कि यार सुसाइड कर लेते हैं, तुम इन सब चीजों से निकल जाओगे। तुम सुसाइड करने जैसे ही जा रहे थे, तभी तुम्हारे भाई ने तुम्हें एमिनम सुना दिया। तुम्हें एमिनम समझ नहीं आया, पर तुम्हें एमिनम के लूज योर सेल्फ में एक फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई, जो तुम्हें लगता है कि ये वही फ्रस्ट्रेशन है जो तुम्हारे अंदर है। तुमने साइबर कैफे में जाके सर्च किया हु इज एमिनम, उसकी तुमने लाइफ स्टोरी पढ़ी। तुमने सोचा कि जब ये आदमी इतना राइज कर सकता है, पूरी ब्लैक कम्युनिटी के बीच में से एक वाइट बंदा निकल सकता है रेसिज्म को झेलता हुआ, ठीक है, जिसका जिसका भी चाइल्डहुड बहुत डिस्टॉर्टेड है जैसा तुम्हारा है, तो तुम भी कर सकते हो। पर उस टाइम पे वो एक सपना होता है, वो एक टारगेट होता है। पर फिर आती है ज्योग्राफिकल कंडीशंस, तुम ये भूल जाते हो कि यूएस की फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अलग है और इंडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अलग है, ठीक है। फिर तुम एक गाना निकालते हो जिसमें तुम गॉडमैन को डिस करते हो, तो तुम बहुत पिटते हो, तुम्हें थाने ले जाते हैं, अच्छा तेरे साथ ठीक है। हुआ ऐसा? हाँ, तो दिस हैपेंड विद मी। तो फिर तुम ब्लैंक हो जाते हो, मैं ब्लैंक हो गया था, लाइक कि यार ये क्या हो रहा है, ये एमिनेम के साथ तो नहीं हुआ था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। डिड यू गेट दैट पॉइंट? क्योंकि हम बच्चे थे उस टाइम पे, 18-20 साल के थे ब्रो, 20 साल का भी नहीं, हाँ 20 साल का रहा हूँ, 20 साल का भी नहीं ब्रो, 2010 में मेरी क्या एज रही होगी, 18 साल, ठीक है। तो बच्चा था उस टाइम पे, 18 साल का बच्चा, समझ नहीं आ रहा उसे क्या हो रहा है। तो उस टाइम क्या होता है कि 3 से 4 घर में पैसों की कमी है, मम्मी पापा का रोज का सीन, इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि तुम कहते हो यार भाड़ में जाए सारी की सारी। अभी मेन प्रॉब्लम क्या है? तो मेन प्रॉब्लम ये है कि घर में पैसा नहीं है, ठीक है। आप जब ये थोड़ा दूर करोगे, तब तब आप, मतलब फॉर एग्जांपल भाई, कि तुम भूखे हो और तुम्हें साइकिल चलानी है, तुम्हारा साइकिल चलाना तुम्हारा पैशन है, पर तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होगी कम से कम अपने पेट में रोटी तो डालूं, तभी तो साइकिल चला पाऊंगा, अपने पैशन पूरा कर पाऊंगा। सो वो उस चीज में मैंने डिसीजन लिया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज के टाइम पे, कि मैंने लाइफ में 2 डिसीजन ऐसे लिए कि जो मैंने बहुत ही मतलब जोश में आके लिए। और मुझे, जब मैंने वो डिसीजन लिया, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि तू पछताएगा, बट आई फील प्राउड ऑन दैट कि हाँ कर दिया। तो फिर उस टाइम पे हम लोग रैप करते थे 2010 में, 2011-12 वो पूरा का पूरा हिप हॉप का सीन चलता रहा। उस टाइम पे थोड़े दोस्त वोस्त बने। और यार मुझे मुझे हिप हॉप से हमेशा से प्रॉब्लम थी, नॉट हिप हॉप, हिप हॉपर्स से, जो ये बालक बुद्धि लोग आते थे हिप हॉप करने के लिए, मुझे इनसे हमेशा से प्रॉब्लम थी। क्योंकि ये लोग ये नहीं देखते कि स्नूप डॉग कितने नोवेल पढ़ता है, ये लोग ये देखते हैं कि स्नूप डॉग कितने गांजे फूकता है, ठीक है। विज खलीफा तो ये जॉइंट पीता हराम, है। हाँ, तो ये हराम को क्या करते हैं कि ये लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे, ये लोग दिन के 20 गांजे फूकेंगे और सुसरे 20 गांजे फूक के सो जाएंगे। तो तुम कहाँ से गाना लिखोगे? ये मतलब एक मैंने हिंदी रैपर honestly, का भी सुना था, हिप हॉप के नाम पे सब गंजेड़ी बनते जा रहे, हिप हॉप के नाम पे किसका था, एमसी स्टाइल था, हिप हॉप के नाम पे गंजेड़ी बनते जा रहे। भाई, bro, like I just can't take it because एक 40 साल का लड़का बदमाशी की बातें करने में लगा हुआ है ब्रो। मतलब मैं छींक मारूंगा तू मर जाएगा यार, मत कर। मतलब जब जब तेज हवा चलती तो तेरी माँ तेरी जेब में 5 रुपए का सिक्का डालती होगी, तू उड़ ना जाए, ठीक है। तो गाने में फेक गैंगस्टर शिट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी, पर ठीक है, उस टाइम पे भी बहुत लोग करते थे, ठीक है। और these things are kind of very immature for me because मैं उस बैकग्राउंड में पला बड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि ब्रो तुझे गाने में बोलना कूल लगता है, बट दिस थिंग इज नॉट गुड। जब पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपके ये वाले बाल खींचते हैं और आपके प्यूबिक हेयर खींचते हैं, तो ना सारी बदमाशी उतर के हाथ में आ जाती है।
सो आई हैव सीन दोस काइंड ऑफ स्टफ. तो मैंने हमेशा से हमने कहा यार जो तू बोल रहा है वो मैं जी के छोड़ चुका हूँ. तो इसलिए मुझे कभी ये हवाबाजी वाले हिप हॉप का मुझे कभी शौक नहीं था. गैंगस्टर वाला कि गड्डियां चल दी और बंदूकें चलाऊं, कुछ नहीं होता ब्रो. मुंह तो निकल जाता है चेहरे के आगे बंदे का. सो दैट वाज वेरी इंस्पायर करता है ब्रो, लाइक जो व्हेन या सॉरी यू वर सेइंग समथिंग. नो, तो सिंपल मेरा हमेशा से आई लव टू क्वेश्चन मैन. आई लव टू क्वेश्चन एंड बिलीव मी, मुझे क्वेश्चनिंग बहुत पसंद है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी सोच को प्रोग्रेसिव करना है, उसका क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ऑफ कोर्स. ठीक है. द प्रॉब्लम विच आई थिंक in majority of people is they can read, they can write, but they cannot think. ठीक है. Thinking is really important because thinking develops criticism. So this motivated me कि yes, I will question and I will read, I will question, I will read, I will question, I will tell about my story as well. Initially it was like यार मैं अपनी कहानी बताऊंगा. फिर मैंने कहा यार सभी अपनी कहानी बता रहे हैं, मैं बहुत स्वार्थी हो जाऊंगा जब मेरे आसपास 50 चीजें चलने में लगी हुई है जो गलत है. So I was like कि first of all, let me cover all these things which I'm seeing around me. These like discrimination, racism and all that kind of stuff. जब मैं सबके बारे में बोल दूंगा, then I will speak about myself that who is Madara. ये तुमने पर्सनल लेवल पे कब फर्स्ट टाइम फेस देखी, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में रेसिज्म एंड दिस पॉलिटिकल ये जो इंस्टेबिलिटी है, when did you encounter it? See, casteism तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ. ठीक है. Because I am upper class Hindu. तो मैंने अपनी फैमिली में बहुत कास्टिज्म देखा. ठीक है. और मेरा पॉलिटिकल अलाइनमेंट हुआ था 2012 या 13 से. सो डू यू रिमेम्बर व्हेन दैट निर्भया केस हैपेंड? हाँ, तो हम लोग बहुत पिटे थे उस केस में. ठीक है. तो तुम पिटे थे मतलब व्हाट एग्जैक्टली, मतलब प्रोटेस्ट करने गए थे वहां पे पिटे थे? प्रोटेस्ट में. अरे मैं भी था ब्रो वहां पे. तो उस दिन मेरे अंदर से पहली बार पुलिस वालों के लिए डर खत्म हुआ. कि यार जब डंडा पड़ता है, क्योंकि मेरे करीब 8-10 डंडे पड़े थे, तो वो होता है ना कि वो डंडे आपके अंदर का डर निकाल देते हैं. हम लाइक देखा हुआ यार क्या होता है, बहुत दर्द होता है, सही हो जाएगा. तो वहां से फिर मैं जब घर आया, मैंने बोला पुलिस वाले बहुत हरामी होते हैं, ऑल दैट होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर आप जब सोचते हो तो आप सोचते हो कि ये तो बस प्यादे हैं, राजा तो कोई और है. ठीक है. ये सब बंदर है, मदारी कोई और है. ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट मदारी. फिर आप अपने आप पॉलिटिक्स में घुस जाओगे. अब फिर जब आप मदारी को जानना चाहोगे तो आप मदारी की पॉलिटिक्स समझोगे कि मदारी कौन सी कंडीशन में क्या क्या करता है. तो वो That's where the name Madara comes from? No, Madara. So there is an anime I'm sure you must be knowing, Naruto. हाँ. Yeah, तो bro Naruto में there is a character called Madara. अच्छा. So there are many. So it's not about कि मैंने मदारा को देखा और मदारा नाम रख दिया. It's not like that. Exactly happened. वो क्या हुआ कि I was just thinking about my name and I was like कि ये मदारी वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चलने में लगा हुआ था कि मदारी मदारा and all that. फिर एकदम से मैं नरूटो देख रहा था और I was like so मेरी कुछ सोच है बहुत सारी imperfections को लेके. So I personally believe that imperfection is really good. Imperfection होना चाहिए. बिकॉज अगर इम्परफेक्शन नहीं होता तो आदमी की प्रोग्रेस रुक जाती है. सो आई पर्सनली फाइंड परफेक्ट इविल. मेरे हिसाब से कोई मुझे बोलता है ब्रो तू परफेक्ट है, तो वो मेरे लिए बेकार बात है, क्योंकि तुझे लगता है मैं प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो मेरा एक थॉट प्रोसेस है. सो आई डोंट लाइक दिस वर्ड कॉल्ड परफेक्ट. परफेक्ट मींस द स्कोप ऑफ लाइक प्रोग्रेशन हैज बीन लाइक रिमूव्ड एंड ऑल दैट. तुम्हें लगता है ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती. तो मेरे दिमाग में एक दिन ऐसी ध्यान आया, मैंने कहा कि आई विल सिंस आई राइट अबाउट इम्परफेक्शंस, मेरा नाम कुछ इम्परफेक्शन से जुड़ा हुआ होगा. ठीक है. और इम्परफेक्शन और आई ऑलवेज इम्परफेक्शन से फिर दाग आया. मेरे गाने में लाइन भी कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो पहले जाके दाग को समझो. दाग क्या होता है, वो अपकमिंग वाले गाने में लाइन है, ऑनकोर के साथ आने वाला है वो. तो वहां पे तो दाग इम्परफेक्शन से मैं बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट करता था. ऊपर से बचपन में काफी ऐसी बुरी चीजें सुनी है कि अपनी फैमिली के बारे में, कि फैमिली पे दाग है एंड ऑल दैट.
तो वहां से मेरी एक दोस्त थी, शी वाज लर्निंग जापानीज, और मैंने उसको, मेरे पता नहीं क्या दूर नहीं आया, मैंने छूटते बोला कि यार मदारा का मतलब क्या होता है, उसने बोला मदारा का मतलब होता है स्पॉट। वहां से माय माइंड, आई वाज लाइक कि आई वुड मदारा। सो मदारा से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि यस, मदारा मींस spot imperfection. Since I talk about imperfections, and I personally believe that imperfection is a good thing because there's a way of to get progress and all that. तो वहां से वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के आया। या हाँ, so like I want to ask you bro, why do politics affect you so much? Because वही same scene कि पुलिस और उनके टॉप उस पे हैं और पॉलिटिशियंस कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजें, that's what affects you the most. And do you think कि rap और art in general can actually make a difference to this? Bro, first of all, पॉलिटिक्स मुझे नहीं, पॉलिटिक्स सबको इफेक्ट करती है। तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो सोचने का दायरा होता है। तो बेसिकली नो वन इज एपॉलिटिकल इन दिस वर्ल्ड, नो वन। Of course नहीं, what I mean is जैसे religion, अब जैसे religion भी सबको affect करता है and personal level पे। अब जैसे मैं भी political, मतलब somewhere politics is affecting me every day, but what I have seen is whoever starts to do something about it, जैसे religion के बारे में कोई कुछ बोलना शुरू करता है, then that person becomes the part of the problem eventually, do you know? कि और ऐसे ही जैसी कोई भी political होना, कोई political stand लेता है and he comes out कि मैं कुछ अपना एक stand रखता हूँ, and initially we see कि ये बहुत सही है, कि मतलब बहुत सही बात बोल रहे हैं, this is what I think। जैसे कुणाल कामरा के केस में भी था, when his first video came out, I'm like कि dude, ये जो कह रहा है किसी के, no one had the balls to actually say something of this sort, but doing it again and again, you start to see कि you know, they eventually become like they also start to get frustrated because इसका कोई end ही नहीं दिखता है, मतलब मेरे लिए personally। Maybe you have the answer already, so I wanted to know from you. Bro, like getting frustrated and all that is it's a totally different thing. Basically, see, when I started this concept na Madara, so ये चीज मुझसे exactly मेरे भाई ने पूछी थी। So I read about 3 to 4 psychologists books and all that. For example, मैंने गाना डाला, लोग गाली देंगे, ट्रोल करेंगे, इतनी बुराई करेंगे, धमकी आएगी मारने की। आई वेंट टू मुंबई टू परफॉर्म। एक लड़का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है कि तू जब आएगा तो तेरी छाती में बैठ के जय श्री राम लिख के तेरा गला रेत के जान से मारूंगा तुझे मुंबई में, ऐसी धमकी आएंगी एंड ऑल दैट। तो अब तो मुझे खैर उस चीज का इतना फर्क नहीं पड़ता, I'm so sorry man। हाँ, तो उसका ये, तो मुझे डर नहीं लगता ब्रो मरने से। तो नहीं, it's not about marna. What I'm asking is कि do you think art can actually make a change to the political scenario? कि मतलब जैसे if all of the artists combine together and like in comedy a lot of people are doing it, Kunal Kamra, Varun Bhavai, और आपके rap scene में भी you are there, and I have heard couple of other guys who are actually talking about it. But do you think कि because eventually art is for the audience, कि मतलब you are producing it and it's reaching out to the audience, to the listeners, and for comedy it's the live audience or like the YouTube people. So eventually are they going to actually take a stand on this? What do you think what's going to be the outcome of this? Okay, so I would just define it like this way कि भाई देखो, इनकलाब कभी भी नाइकी के जूते पहनने वाले लोग नहीं लाते, इनकलाब हमेशा फटी हड्डियां लाती है। पहली चीज, ठीक है। दूसरा ये है, हम लोग द रोल ऑफ म्यूजिक, लाइक यू आर सेइंग कि तुम्हें लगता है कभी आ पाएगा, व्हाट वी आर सेइंग हम लोग शायद ना ला पाए, बट हम लोग प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर इनकलाब एक मोटरसाइकिल है तो हम लोग नाइट्रॉक्स है। तो जिस डेस्टिनेशन में इनकलाब, अगर इनकलाब को आने में 10 साल लगेगा तो हम लोग उसको 7 साल में ले आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल, लोगों के मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ एंड आई लव टू टॉक, क्योंकि मुझे इंसानों की सोच पकड़ना बहुत पसंद है। तो हर जैसे फॉर एग्जांपल कि एक यार प्रोटेस्ट में क्या होता है, अगर तुम देखोगे पहले के प्रोटेस्ट क्या होते थे, लोग भूखे मरते थे, ठीक है, रात को घर चले गए बेचारे। फिर शाहीन बाग हुआ, लोगों ने बैठना स्टार्ट करा, बेचारे अलग अलग लोग आए, खाने पीने की चीजें लेके आए। अब जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो अपग्रेड हो गया, अब यहाँ पे पार्टी भी चलती है रात को,
मोबाइल चार्जर्स हैं ब्रो, अच्छा खाने की सुविधा है, तो आर यू गेटिंग एवरी, हर चीज आगे आगे बढ़ती रहेगी। अब उन्हें, और हर इनकलाब को एक आवाज चाहिए होती है, मैं वो आवाज बनना चाहता हूँ। सो इनिशियली मेरा सबसे पहले एक ख्वाब था जो मेरा पूरा हो गया, और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा था मुझे, अरे थैंक्स मैन, मेरा सबसे पहला ख्वाब ये था कि मुझे अपने गाने क्लब से पहले ना प्रोटेस्ट में सुनने, एंड दिस लिटरली हैपेंड। सो शाहीन बाग में एक लड़के ने मुझे वीडियो भेजी है, रैंडम गाय, उसने टैग करा हुआ था मुझे कि जामे के लड़के 23 की टुकड़े टुकड़े गाने गाने में लगे हुए, ये टुकड़े टुकड़े कौन है, जो शिक्षा के, वो भेजो। और ब्रो आई वेंट क्रेजी, मैंने कहा यार ये सीन में देख, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था मुझे क्लब से पहले अपना गाना प्रोटेस्ट पे देखना है, अगर प्रोटेस्ट में बच गया उसके बाद क्लब में संभाल लूंगा, यार मुझे पता है क्लब को क्या वाइब चाहिए, डीजे हूँ 5 साल से, आई नो व्हाट काइंड ऑफ वाइब दे लाइक। पर मैंने कहा मुझे प्रोटेस्ट में देखना है। तो जात क्या है कि वीडियो पड़ी है मेरे पास, मतलब भेजी लोगों ने, जो प्रॉपर प्रोटेस्ट में चल रहा है, मारते काटते, मैंने पूछा बात क्या है, कुत्तों ने पलट के भौंका, बता तेरी जात क्या है, ठीक है, एंड दिस सॉन्ग टुकड़े टुकड़े कौन है। तो आई वाज लाइक कि अगर 1 साल के अंदर मैंने 2-3 गाने डिलीवर कर दिए प्रोटेस्ट म्यूजिक, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। एंड दैट्स द रीजन, इफ यू विल नोटिस द कोरस ऑफ माय सॉन्ग्स, दे आर प्रॉपर लाइक एंथम, लाइक मारते ये काटते, मैंने पूछा बात क्या है। सो वो इंटेंशनली वैसा बनाया गया क्योंकि मैं हमेशा अपने म्यूजिक को प्रोटेस्ट में बचता हुआ देखना चाहता था। तो ये मेरा सोच है कि आर्टिस्ट लोग जो भी हैं, जो भी, कोई भी पेंटर है, किसी भी तरीके का आर्टिस्ट है, वो नाइट्रॉक्स का काम करता है, वो भले ही वो रेवोल्यूशन ना ला पाए, ठीक है, पर वो उस स्पीड को, उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देगा, वो जल्दी ले आएगा। सो इट वुड बी अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, वो पार्ट होगा, हमेशा पार्ट कहलाएगा। नहीं तो रेवोल्यूशन ब्रो, जो जनता है ना, वो इंजन है उस बाइक का, समझ रहे हो, वो मेन है। रेवोल्यूशन तो जनता ही लाएगी, हम भी उसके पार्ट हैं, पर जो किसान हो गए, ये जो दबे कुचले लोग हो गए, रेवोल्यूशन तो यही लेके आएंगे, क्योंकि इनकी, मैंने हमेशा बोला, नाइकी के जूते वाले कभी रेवोल्यूशन नहीं लाते, फटी हड्डियां वाले लाते हैं। जब फटी, क्योंकि हम लोग धूप में जाते तो ओई माँ करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जब एक मजदूर 500 किलोमीटर चल के तो जो जब जब प्रोटेस्ट में डंडे पड़ते हैं, तो मुझे पता है सबसे पहले कौन पीछे भागता है। तो सारे इंस्टाग्राम की रील वाले सबसे पहले पीछे भागते हैं, और जिनका इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं होता ना, वो खड़े होकर डंडा अपने सर पे बजवाते हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ द प्रोटेस्ट, यू सी, दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो लोग इंस्टा और फेसबुक में फोटोज डाल, टेलिंग यू ग्राउंड रियलिटी। जो मार खाता है वो कभी इंस्टा पे फोटो नहीं डालता, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता फोटो खींचने का, ठीक है। सो दैट्स द होल पॉइंट। तो वो मैंने काफी चीजें सीखी एंड ऑल दैट। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ म्यूजिक एंड ऑल द आर्टिस्ट लाइक कुणाल कामरा, मी, ऐसी की तैसी डेमोक्रेसी, हम लोग ना ला पाए, पर हम लोग पूरी तौर पे उस प्रोसेस को तो स्पीड अप करेंगे बिकॉज फॉर मी, फॉर एग्जांपल, एक आदमी रविश कुमार को जिम में नहीं सुन सकता, ठीक है, कुणाल कामरा को जिम में नहीं सुन सकता, पर वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिम में सुन सकता है कानों में लगा के। तो मैं एज एन आर्टिस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी जिंदगी के हर पोर्शन में घुस जाऊं, वो कहीं भी सुने तो मैसेज सुन रहा हो। दैट्स व्हाट आई वांटेड, और चलता रहेगा, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस मैन, आगे आते रहेंगे फॉर श्योर। सो ये जो बैकलैशेस आते हैं या इंटरनेट ट्रोल्स होते हैं, हाउ डू यू हैंडल इट? डू यू इग्नोर इट और व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली? I don't see them. So it's a basic human psychology. जो ट्रोल्स होते हैं, और ये बात मैं बहुत इन्फ्लुएंसर्स को समझाता हूँ, क्योंकि I would not name them, but many famous influencers, like you know, personalities, celebrities and all that. Of course. The basic psychology, it's a basic psychology. जो ट्रोल होता है उसको आपसे जीतना नहीं होता कभी भी, उसको आपके दिमाग में घुसना होता है, अटेंशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझको गाली दी और मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, उसका वहीं पे काम खत्म हो गया। अब चाहे वो मुझसे लड़ाई करे और मैं उसे हरा दूं, मेरे फैन मेरे लिए तालियां बजाए, उसका काम खत्म, ही इज नथिंग। वो एक बंदा है, भले ही 9 से 6 अपने बॉस के लिए आवाज नहीं, अपने बॉस के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता, उस सरकार के खिलाफ क्या घंटा आवाज उठाएगा, ठीक है। और वो घर में आके स्वरा भास्कर को गाली देगा ही देगा, और अगर स्वरा ने उसका रिप्लाई कर दिया, फिर मदारा ने उसकी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उसको कहीं निकालनी है ना, वो फ्रस्ट्रेशन वो कहाँ, वो मेरे चेहरे पे आके कभी मुझे गाली नहीं दे सकता, वो हमेशा इंस्टाग्राम पे देगा, क्योंकि मदारा वहां से आके देख नहीं सकता। तो अगर तुमने उसको वहीं अटेंशन दे दी, तो उसका डोपामिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है।
और डोपामिन रिलीज होते ही वुड बी लाइक कि ओह इसने रिप्लाई कर दिया मेरा. So if you will always see me, मैं कभी किसी का रिप्लाई नहीं करता. So I treat them like zero. It happened with me in DJing as well. So I was playing at a place, a very good place in South X. So suddenly a girl came to me and she was like, "Can you play Shape of You?" And I'm like, "No, because I have already played that song 2 times." ठीक है. Of course. That girl again and she was like कि मेरे फोन में शेप ऑफ यू मेरे फोन से चला दो. मैंने कहा अरे तेरे फोन में तो कानों में नीड लगा और सुन, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार चला चुका हूँ शेप ऑफ यू. ठीक है. And she said to me fuck off. And I'm What like are you saying, bro? Accepted. And I started playing and all that. तो पूरा गिग खत्म हुआ, people were dancing. तो उसका बॉयफ्रेंड मेरे पास आया और उसका बॉयफ्रेंड वाज लाइक कि ब्रो आई एम सो सॉरी शी वाज ड्रंक एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला. मैंने कहा ब्रो चिल, लाइक दैट्स ओके, दैट आई एम कंप्लीटली फाइन. मैं उसके बॉयफ्रेंड को मैंने ड्रिंक भी ऑफर करी. मैंने कहा लेट्स हैव अ बियर टुगेदर. कहता यार ब्रो लोग एकदम से उसकी गर्लफ्रेंड आई. उसकी गर्लफ्रेंड वाज वेरी सॉरी एंड ऑल दैट कि आई एम सो सॉरी, ये वो मुझे पता है डीजेस का काम बहुत हेक्टिक होता है. मैंने कहा ठीक है दीदी, इट्स ओके. तो फिर सडनली व्हाट हैपेंड, शी वाज लाइक कि आई वांट टू आस्क वन थिंग. आई एम लाइक कि या she was like यार मैंने आपको fuck off बोला, आप ऑफेंड क्यों नहीं हुए? So I said मुझे ऑफेंड करने की औकात बहुत कम लोगों की है. और ब्रो उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे ड्रिंक रख के चले गया. So I was like कि मुझे ऑफेंड करने का राइट मैंने केवल अपनी मम्मी को दिया हुआ है, अपने भाई को दिया हुआ है, अपनी गर्लफ्रेंड को दिया हुआ है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनको मैं कुछ समझता हूँ. कोई भी आदमी कुछ भी बोलता रहेगा, मैं ऑफेंड थोड़ा ना. तू है कौन ब्रो? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव योरसेल्फ. ठीक है. या तो तू डीजे या तो तू मैच किया है. मैच किया मुझे बोल रहे हैं कि ब्रो तूने अच्छी बारिंग नहीं करी. सो आई विल एक्नॉलेज दैट. एक बंदे को जिसको ये नहीं पता कीज क्या होती है, वो मुझे आके बोल रहा है कि ब्रो यार बहुत ही, आई विल नॉट एक्नॉलेज यू. दैट्स व्हाट आई डू. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड पे. हां परफेक्ट. तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मुझे पूछना था ब्रो. ये अब मतलब ये दिस वाज द ट्रैक दैट वेंट वायरल. तो ये इसका थोड़ा मेरे साथ शेयर कर कि ये क्या टुकड़े टुकड़े गैंग और ये कैसे कोरस पहले आया, वर्स पहले लिखा था. हाउ डिड द जर्नी स्टार्ट ऑफ दिस टुकड़े टुकड़े गैंग? ऑफ कोर्स आफ्टर JNU इट हैपेंड, बट देन नो. सो दैट्स नॉट अ स्टोरी. सब किसी को ये बात नहीं पता. हां. सो ब्रो in 2018 I decided that I will release Marich in September 2019, Sirajuddaulah in October 2019, and Tukde Tukde Gang in December 2019. I decided this in 2018. एक साल पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया. और क्या हुआ उस टाइम, मेरी किस्मत थी, I would not say किस्मत, but I would say कि मैं जब 2 गाने बना के हटा और टुकड़े टुकड़े गैंग की बारी आई, तो I wrote that song. मतलब मेरी निश्चय से बात चल रही थी और हमने 11 दिन में वो गाना तैयार कर दिया था. हाँ, मतलब वो गाने का आइडिया मुझे 17 दिसंबर को आया था और 28 दिसंबर को वो गाना YouTube पे था. ठीक है. तो आइडिया मतलब आ गया था. टुकड़े टुकड़े लिखा हुआ था मैंने. सो आइडिया वाज Madara has to release a song on education system in December 2019. ठीक है. तो मुझे पूरी 1 साल रिसर्च में लगी, क्योंकि मैं हमेशा काम करता हूँ एजुकेशन सिस्टम. ठीक है. इंडिया का GDP का कितना % इन्वेस्ट होता है, क्रिटिसिज्म क्यों नहीं है, ब्रिटेन का एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है, यूएस का क्यों इतना गंदा है, क्यों कैपिटलिज्म इतना ज्यादा हावी है, क्यों यूएस के स्टूडेंट्स इतने लोन से मरते हैं, इंडिया और यूएस में क्या सिमिलरिटीज है. यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग. क्योंकि कल तुम अगर अर्णम जैसे फुद्दू आदमी के आगे बैठ गए तो तुम उसको केवल फैक्ट्स से हरा सकते हो. और अगर हरा भी नहीं सकते तो यू हैव टू, आपके ग्राउंड्स स्ट्रांग होने चाहिए. और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि टुकड़े टुकड़े के बाद मुझे बहुत डिबेट्स में बुलाया गया. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. इवन रिपब्लिक टीवी? तो ना ब्रो, नॉट. मैंने रिपब्लिक टीवी में कभी जाता भी नहीं, और मैं अगर रिपब्लिक टीवी जाऊंगा तो उसके लिए मुझे पता है मुझे वहां पे क्या करना है. सो दैट आई नो इफ आई विल एवर ना. तो ब्रो आई नो, एंड आई एम नॉट श्योर कि रिपब्लिक का लोग समझ पाए कि तुम रिपब्लिक से कैसे जीत सकते हो. लोगों को समझ नहीं आया अब तक. तुम रिपब्लिक से कभी भी ऐसे नहीं जीत सकते. तुम वहां पे फैक्ट्स बोल के कभी जीत ही नहीं सकते. सो व्हाई पीपल रिमेंबर राजीव त्यागी? व्हाई? you know Rajiv Tyagi, the guy who came up this word called B&D.
BND कि माय डियर BND, माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वाड़ दलाल बोलता हूँ, BND टीवी, ओ BND टीवी, ओके, BND हाँ टीवी, हाँ BND हाँ टीवी। हाँ हाँ, याद है और राजीव त्यागी के अलावा उस चैनल में 50 लोग आए, किसी को नहीं पता, पर सबको BND याद है। सो व्हेन यू गो टू दिस काइंड ऑफ न्यूज चैनल, यू हैव टू मेक श्योर कि मैं अपनी जनता को मीम मटेरियल कैसे दूं, और तब तुमको करनी है उनकी फुल धबाधब बेइज्जती। तुम्हें कोई फैक्ट्स नहीं चाहिए वहां पे, किसी को फैक्ट्स पे लड़ना ही नहीं है, फैक्ट्स के लिए NDTV है, ठीक Of है। course. आपको वहां पे फैक्ट्स में नहीं, आप जितनी मीम मटेरियल दे सकते हो मीम मटेरियल दो। भाई अर्णव गोस्वामी को बोला चुप बैठ, और वो अगले दिन मीम बन के आया हुआ होगा। So I know what I have to do if I look to Republic TV ever. So yeah, um, नहीं, मैं इसका भी I मॉडल called देख रहा था Nischay and I was रिपब्लिक टीवी का कि मतलब हाउ डिड अर्नब रीच टू दिस डिसीजन, बिकॉज पहले ब्रो मैं उसका 2009 2008 में भी आई यूज्ड टू सी कि वो क्या करता था। इवन निर्भया के टाइम पे भी ही स्टूड अप फॉर लाइक ब्रॉडर स्टफ बैक इन 2014, बट देन पता नहीं 2016 से जो भी, हाँ मतलब तो मैंने ये मॉडल देखा वेयर डिड इट कम फ्रॉम। यूएस में फॉक्स न्यूज में ये दे यूज्ड टू कम्पीट विद टीवी सीरियल्स ना, तो मतलब टीवी सीरियल से डायरेक्ट कंपटीशन है तुम्हारा व्यूअरशिप से, तो उतना ही एंटरटेनमेंट तुम्हें प्रोवाइड। वही और है ब्रो वही पता नहीं क्या पता कोई महंगी चीज भी ले रखी हो तो उसकी EMI भी चुकानी है। वही तो और मालिक हमेशा अपने कुत्तों का ध्यान रखता है, तो वहां से वो चीज आती है। तो 50 चीजें हैं ऑल दैट। तो फिर हाँ वही दैट आई कॉल्ड निश्चय, आई एम लाइक कि ब्रो एजुकेशन सिस्टम वाला गाना है और हम लोग लेट हो चुके हैं और हम वी हैव 11 days टू रिलीज इट। ही इज लाइक कि चल ब्रो तूने गाना लिख लिया। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 दिन का निश्चय ने टाइम दिया। 1-2 दिन में निश्चय ने सैंपल बनाया बीट का, आई रोट आउट द लिरिक्स एंड आई एम लाइक कि निश्चय वाज लाइक कि ब्रो तू गाने का नाम क्या है? आई एम लाइक कि टुकड़े टुकड़े गैंग, एंड ही वाज लाइक कि व्हाट टुकड़े टुकड़े गैंग? आई एम लाइक कि या सो लेट्स गो फॉर टुकड़े टुकड़े गैंग। फिर अच्छा, तो उसमें कुछ बीट कम्स लिरिक्स थे वो फर्स्ट, बहुत डज इट हैपन एवरी टाइम कि बीट कम्स फर्स्ट एंड देन यू राइट लिरिक्स? ब्रो यार सो दोनों ही प्रोसीजर होते हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे दिमाग में लिरिक्स फ्लो पहले आता है, और कभी कभी ये होता है कि कभी मेरे दिमाग में जैसे कभी निश्चय बोलता है कि ब्रो मैंने मैंने एक लूप बनाया, इस लूप को सुनियो। तो वो कभी लूप बनाता है टुकड़े टुकड़े। इट हैपेंड साइमल्टेनियसली बिकॉज आई वाज लाइक कि निश्चय वाज लाइक कि कौन सा BPM तुझे लगता है? मैंने कहा भाई 90-91 BPM में खेलेंगे, ठीक है। सो निश्चय वाज लाइक कि ओके, और मैंने घर में एबल्टन में मेट्रोनोम ऑन करा और मेट्रोनोम पे मैंने 91 BPM में अपने लिरिक्स रिकॉर्ड करे। ये यार ऐसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा, और वो फ्लो मैंने जाके निश्चय को भेजा कि ब्रो ऐसा होगा, हलक से निकली बात यहाँ JNU क्यों सस्ता है, सवाल बनता तेरा प्राइवेट कॉलेज में क्यों कटता। एंड इज लाइक कि उसने बोला और क्या चाहिए? मैंने कहा ब्रो आई वांट माय सॉन्ग्स टू बी मोर बेस मोर बैंड ओरिएंटेड, क्योंकि मैं हमेशा बैंड के साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रॉपर बेस लाइन का ग्रूव चाहिए। मुझे म्यूज बहुत पसंद है, ठीक है। सो इफ यू विल सी, तो जो उस गाने में स्नेयर है वो स्नेयर काफी ज्यादा म्यूज के स्नेयर से रिसैम्पल करी गई है, तो वहां से वो चीज आई। डन 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 डन, एक ग्राइमी आपको ग्रंच बेसलाइन मिली। तो बस वहां से पूरा का पूरा रिदम बनता है, और फिर फ्लो के साथ टुकड़े और फिर ऑब्वियसली बहुत सारे आइडियाज। द लाइन व्हिच वेंट वायरल व्हिच वाज लाइक कीचड़ में कमल नहीं, कमल ने कीचड़े। प्रोटेस्ट में भी ऑफ कोर्स, एवरीवन इज लाइक प्रोटेस्ट में भी स्कूप, एवरीवन इज लाइक ब्रो मैं मुझे लोग मिलके यही बात बोलते हैं, कीचड़ में कमल नहीं, कमल में कीचड़ है। आई एम लाइक या ब्रो आई नो। सो ये प्लीज लाइन स्टॉप ऐसे आई थी इट। आई वाज इन मेट्रो एंड आई वाज गोइंग टू चेस प्लेस, और मैं कुछ लिख रहा था कीचड़ मैं कुछ बिच्छू एंड ऑल दैट, कुछ ऐसा लिखने में लगा होता कि कीचड़ पर मेरे दिमाग में आया कि यार जो बिच्छू होते हैं वो कीचड़ में नहीं, वो रेगिस्तान में पलते हैं। आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर रेफरेंसेस, और एकदम से मेरे दिमाग में आया कि कीचड़ में कमल उगता है। और फिर मैंने बोला कीचड़ में कमल उगता है, और तब मेरे दिमाग में आया कि यार कमल तो ऑलरेडी एक मतलब एक पार्टी का रेफरेंस आपको दे सकता है, ठीक है। और मैंने कहा भाई कीचड़ में कमल, कमल ही कीचड़ पर। वहीं से वो लाइन मेरे दिमाग में फ्लिप हुई, मैंने लिखी, स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करी, एवरीवन वेंट क्रेजी। तो इनिशियली वो जब गाना आया, और उस गाने की शूटिंग को लेके भी बहुत ही मजेदार चीजें हुई है यार। मतलब आई आई वांटेड टू शूट दैट सॉन्ग इन JNU, बट कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा था। ब्रो आई कॉल्ड माय सर आकाश सर, उन्होंने बोला कि
चल मैं तुझे एक स्टूडेंट यूनियन के लीडर के साथ कनेक्ट करवाता हूँ। उन्होंने मुझे एक बंदे के साथ कनेक्ट कराया। हम लोग सर्दी में सुबह 3:30 बजे JNU गए। अच्छा, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी चीजें हो चुकी थी, और उन भाई को मैंने अपना गाना सुनाया, और वो भाई सुन के भाई नेक्स्ट लेवल खुश हो गया। वो कहता ब्रो बहुत अच्छा गाना है। ठीक है, तो वहां से वो गाना हुआ। हमने वो पूरा गाना 1 घंटे के अंदर शूट करा, 3:30 से लेकर 4:30 तक, ताकि कोई चौकीदार ना देख ले, छुप छुप के शूट कर रहे हैं, हर चीज चल रही है। अरे वो अंदर वाह, से सो कूल मेरे भाई। और एकदम से क्या हो रहा है, मैं लिपसिंग कर रहा हूँ कि ऐसे हलक से निकली बात यहाँ, और एकदम से वहां से आवाज आई चौकीदार की, और वो कह रहे, वो भैया कह रहे अरे आ गया, और हम लोग एकदम से चुपचाप खड़े हो रखे हैं। कोई बोल रहा है कि कौन से बिल्डिंग के हो, उस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा था JNU में, तो हम बोले थे भैया अंदर ही तो सोए हुए हैं, बस कैमरा छुपाना पड़ रहा था बात बात में। तो वहां पे एट द एंड एक चौकीदार समझ गया, कहता आप लोग वीडियो बना रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं भैया वीडियो नहीं बना रहे, बस ऐसे कॉलेज के ही हम लोग। मैंने कहा एक कैमरे की क्वालिटी चेक कर रहे थे कि रात को लाइट में कैसे कैमरे की क्वालिटी आती है। एंड वो कहता फिर आप मुंह से गाना क्यों? सो आई एम लाइक कि अरे भैया वो तो ऐसे तुम गाने नहीं सुनते क्या? नए नए गाने आए बस ऐसे गाने गाने में लगे हुए। तो उसने कहा ठीक है। और वो बंदा 15 मिनट तक हमें पीछे से ऐसे देखता रहा। वो समझ तो गया था कि ये कुछ कर रहे हैं, पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। सो इट्स लाइक कि 15 मिनट कहता नहीं नहीं भैया यहाँ पे नहीं खड़े होना, आप आगे जाओ आगे जाओ। और वो 15 मिनट में हमारा गाना शूट, मतलब वो बिल्कुल एंडिंग शॉट चल रहा था मेरा उसका। तो हमने 1 घंटे में पूरा गाना शूट करा। नानू घर आया, मेरा जो वीडियो वाला है, मैंने बोला ब्रो मुझे 1 दिन के अंदर इसकी एडिटिंग चाहिए। उसने 1 दिन में पूरा गाना 26 को गाना शूट हुआ, 27 को एडिट हुआ और 28 को यूट्यूब पर। तो वो 3 दिन के अंदर, क्योंकि उसके बाद मेरा टारगेट था कि मुझे सितंबर से लेकर दिसंबर तक 3 गाने निकालने हैं 4 महीने में। तो वो टारगेट भी, और मैं अपने टारगेट्स का ब्रो बहुत पक्का हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती अगर मैं टारगेट पूरे ना हो तो वो टारगेट पूरा हुआ और 28 को गाना रिलीज हुआ। और हम लाइक कि चल ठीक है भाई। फिर 29 तारीख को स्क्रोल ने उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया, 30 तारीख को ध्रुव राठी ने शेयर कर दिया, 1-2 तारीख को अनुराग कश्यप ने, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, और फिर तो लाइन ही लग गई पूरी उस गाने को। इसके बारे में मुझे करते पूछना था, करते जब तुझे पता लगा कि सॉन्ग वायरल हो गया है, उसके बाद फिर कुछ चेंज आया वैसे, कुछ पर्सपेक्टिव में, या कोई एक वैलिडेशन सी मिल जाती है, कुछ ऐसा हुआ? ब्रो यार एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिप हॉप बहुत फक्ड अप है अभी। मेजॉरिटी हिप हॉप बहुत फक्ड अप है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज लोग सोचते नहीं है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि व्हाई डू यू लाइक आयरन मैन, द रीजन यू लाइक आयरन मैन इज बिकॉज तुम आयरन मैन के जैसा बनना चाहते हो। तुम चाहते हो तुम्हारे पास एक मैजिक सूट हो, तुम उड़ पाओ। तुम चाहते हो तुम्हारे पास एक गोली हो, तुम दाग पाओ। तुम चाहते हो तुम लड़कियों से घिरे रहो, तुम अरबपति हो, तुम कूल हो। समझ रहे हो? कोई भी बैटमैन का एल्फ्रेड नहीं बनना चाहता। हर किसी को बैटमैन बनना है, बल्कि एल्फ्रेड ही एक नॉर्मल बंदा एल्फ्रेड की तरह ही होता है। तो वो अब क्या होता है कि जो रैपर्स हैं, हम लोग हैं, फॉर हम लोग नहीं, जो मतलब बेसिकली जो इनको मैं वोक और ये छपरी रैपर्स बोलता हूँ, अब इनको वैलिडेशन नहीं मिला बचपन में आज तक किसी से भी। छपरी रैपर जितने भी है, छपरी, नॉट टपरी, छपरी। तो जिनको बचपन से गप्पे हाँकने का शौक होता है कि तेरा भाई तो एक ही घुसे में वो ईंट तोड़ देता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो स्कूल में गपोड़ी लोग होते थे, अब उन गपोड़ी लोगों ने जे को सुनना स्टार्ट कर दिया, केंड्रिक सुनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब उनकी वो गपोड़ी वाली बाजी ना वो गानों में आ गई कि गाने में गप्पे हाँकने में लगे हुए हैं। देयर इज नथिंग रियलिस्टिक। अब क्या होता है कि जब एक आदमी गप्पे हाँक रहा है गाने में, उसका डोपामिन रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो गाने में वो कर रहा है जो वो करना चाहता है, वो उसने कभी करा नहीं। तो अगला बंदा जो भी गपोड़ी है, जिसको भी गप्पे सुनने में मजा आता है कि यार साउथ की पिक्चर में घूसा मारा और गाड़ी पलट गई, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर डोपामिन रिलीज हो रहा है ना दिमाग में वो चीज देखने से। तो दो ऐसी एक गपोड़ी ने गाने बनाने स्टार्ट करे और 60-70 गपोड़ी मिल गए और उस गपोड़ी की हाइप बन गई। तो फिर सारे गाने बदमाशियों पे बने, मित्रानु शौक गोलियां चल और दे, ऐसी बातें बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बातें करना, गन वायलेंस एंड ऑल दैट, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम वेरी श्योर कि दिलजीत को शौक नहीं होगा गोली चलाने का। अरे वो तो बड़ा स्वीट बॉय लगता है वो। Like bro, one of my friend he listens to सिद्धू मूसेवाला। I'm like bro तू सिद्धू मूसेवाला क्यों सुनता है? कहता भाई 2 पैक के बाद ना मेरा गोली चलाने का मन करता है इसको सुन के। अरे वाह। तो वो कनेक्शन है। तो that same shit is happening with rappers। तो वो सारे के सारे छपरी छपरी मिलके अपने छपरी छपरी सब आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। और
देयर आर नो थिंकर्स, और मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी कंटेंट सुनने वाले हमेशा कम रहेंगे, ठीक है। और ब्रो कुछ भी कर लो, हनी सिंह के हमेशा AR रहमान से ज्यादा फॉलोअर्स रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो फैक्ट है, ठीक है। तो दैट्स अ फैक्ट। आप हनी सिंह का कहीं भी सोशल मीडिया चेक कर लो, उसके हमेशा AR रहमान से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सो इट्स अ फैक्ट ब्रो, एमिवे बंटाई के AR रहमान से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सो आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट आई एम सेइंग कि क्वालिटी कंटेंट। अब हमें फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक लिसनर को पता है कि AR रहमान क्या क्या फ्लिप करता है ब्रो। ए शिवानी तो लगती है नानी, उस टाइम पे वो गाना DNB है, अगर कोई वो गाना ध्यान से सुने। मैं सुन के हिल गया था, मैंने कहा ये बंदा उस टाइम पे DNB बना रहा था बॉलीवुड में। उस टाइम पे हिंदुस्तान में किसी को DNB नहीं पता था, मेन स्ट्रीम में। DNB तो अब सुनते हैं लोग 2015 से, हम जाके सुनना स्टार्ट करें। तो दैट गाय इज वेरी विजनरी एंड ऑल दैट, बट ठीक है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, उसकी लीग अलग है। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, तो वो चीजें चलती रहेंगी यार, एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल दैट। ब्रो AR रहमान तो हाँ यार, मतलब ही इज लाइक एन इंस्पिरेशन ब्रो यार उसका ऐसा, ब्रो उसका एक गाना है उसका, अरे यार मैं हमेशा उस गाने का नाम भूल जाता हूँ। उस गाना वो है साथिया साथिया साथिया, मदम मदम तेरी हंसी। यही साथिया ही है, या फिर ऐसा ही उसका एक गाना है मेरी प्लेलिस्ट में ब्रो। उस गाने, वो एक तो 6.5 मिनट का गाना है ब्रो, उस 6.5 मिनट के गाने में कम से कम 5 स्विच है। मेरा दिमाग हिल गया भाई, मैंने कहा यहाँ पे जो है छपरी रैपर हैं, ये भाई साहब टायलर द क्रिएटर को देख के पागल हो जाते हैं, इनकी टांगे उल्टी हो जाती हैं, और ये ट्रेविस स्कॉट को देख के पागल हो जाते हैं, इनकी भाई साहब इनके मतलब दांत बाहर आ जाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि असली म्यूजिक क्या है, इनको ये नहीं पता कि ट्रेविस स्कॉट का जो म्यूजिक बनाता है वो टोरो वाइमोई है। एंड और उसका एक केविन पार्कर नाम है उसका, जो टेम इम्पाला का बंदा है। तो वी आर की गाइस, हम टेम इम्पाला और टोरो वाइमोई सुनते हैं, और छपरी हमेशा ट्रेविस स्कॉट सुन के पागल हो जाएगा, उसको ये नहीं पता कि वो उसकी वॉइस बनाने के लिए कौन सी इंजीनियरिंग लगी है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज, अ गाय लिसनिंग टू ट्रेविस स्कॉट विल ट्राई टू एक्ट लाइक ट्रेविस स्कॉट, बट वो कभी ट्रेविस स्कॉट के जितना ग्रेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ट्रेविस स्कॉट के पीछे कितनी तगड़ी इंजीनियरिंग लगी हुई है। गेटिंग द पॉइंट ब्रो? कल AR रहमान अगर मेरे इंजीनियर बन जाएंगे ना, तो मैं भी लता मंगेशकर जितना सुरीला हो जाऊंगा, क्योंकि भाई वो बंदा बाप आदमी है। सो जब आपकी बुनियाद स्ट्रांग है तो ये तो सब हवाबाजी है। और यही मुझे इंडियन हिप हॉप में बहुत प्रॉब्लम लगती है कि बुनियाद स्ट्रांग नहीं है बहुत लोगों की। आधे से ज्यादा रैपर्स फंसे हुए रैपर्स हैं, दे राइट ओनली अबाउट वन टॉपिक, दे आर नॉट वर्सेटाइल। मतलब one topic is what? Gangster, being gangster. Bro, being gangster, हवाबाजी, बस हवाबाजी हवाबाजी की बीट, लाइक देयर आर फ्यू लाइंस। अब तो मुझे ये बीट को मैं किल कर देता हूँ, और मैं बाप हूँ और तू कोई भी नहीं है, और मैं लेजेंड हूँ, खुद ही अपने आप को लेजेंड कह रहे हैं, इतने बेशरम लोग हो चुके हैं आज के टाइम पे। मैं खुद ही लिविंग लेजेंड, और बेशरम हो चुके मैं वो, मैं सबसे 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 अच्छा हूं, मैं, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। ब्रो तेरे मुंह में जर्दा है, उसको निकाल के रैप कर, तेरे वोकल में थ्रो नहीं है। अपनी 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 कमियां सुधार मैन, मतलब पर वो लाइक दे आर लाइक लिविंग देयर हनी बू बू लाइफस्टाइल, दैट्स ओके। फिर मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, फिर दे क्रिप एंड दे रेंट। राखी सावंत को कोई अधिकार नहीं एक्टिंग के बारे में बोलने का यार, राखी सावंत को कोई अधिकार नहीं है एक्टिंग के बारे में बोलने का। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू गाइस आर राखी सावंत ऑफ हिप हॉप सीन, दैट्स इट। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग अभी भी काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ेंगे। सो इट्स जस्ट लाइक ठीक है यार, मुझे लगता है कि चल तूने जो करना है कर। हम लाइक एटलीस्ट चल लोग हिप हॉप में आ तो रहे हैं, कोई बंदा कितना ही घटिया हिप हॉप सुनता है Of पर सुन course, तो ये रहा तो है। अभी नहीं तो बहुत अभी जो इनिशियल स्टेज है यार, स्पेशली फॉर हिप हॉप एंड इवन फॉर कॉमेडी, ये सब बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है हम अभी। अभी कितना ही टाइम हुआ है, 8-10 साल ही कॉमेडी तो। तो हाँ 10, कॉमेडी तो अभी बहुत फटेगी यार। सारे हिप हॉप भी, मतलब मेरे को और लगता है ऊपर कि से मतलब इट्स गोइंग टू बी रीजनल, मतलब अभी, मतलब आई डोंट नो, बट आई फील कि हाँ इट्स गोइंग टू गो रीजनल। जम्मू का अलग बनेगा, पंजाब, हरियाणा, एवरीवन इज गोइंग टू हैव देयर ओन रैपर्स एंड कॉमेडियंस, यू नो।
बनेगा भाई, बनेगा, मतलब बहुत सही। हिप हॉप अभी आएगा, पर ब्रो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, मतलब फॉर एग्जांपल, और ये हर चीज में है, जैसे कि बाहर के लोग उस चीज के लिए ना लड़े थे। हमें बहुत चीजें खैरात में मिली, जैसे फॉर एग्जांपल, आई वुड नॉट से खैरात, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, वो उस चीज के लिए लड़ी, उनको 1940s में आके, बल्कि फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिज्म, लोग बोलते हैं कम्युनिज्म बराबरी की बात करता है, बट कम्युनिज्म में भी हमेशा औरतों को सेकेंड क्लास सिटीजन कंसिडर करा गया था, मेल्स को फर्स्ट क्लास कंसिडर करा गया था, ठीक है। तो वो लोग पहले तो सालों तक लड़े, फिर उन्हें आजादी मिली, तो उनको आजादी की इंपॉर्टेंस पता है, ठीक है। फिर उसके बाद औरतें अपने राइट्स के लिए लड़ती रही, तो फिर 1940 में उनको वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 1940 1940s के अराउंड, आई एम नॉट, अब मुझे फिगर का नहीं पता, इट वाज समथिंग नियर बाय 1920 और 1940, ठीक है, मैं साल के मामले में गलत हो सकता हूँ। तो उनको राइट्स मिले उस चीज के, हम जिसको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म बोलते हैं, सेकंड वेव ऑफ, आई बिलीव, वो वहां से चीजें आई, तो बेसिकली वो उस चीज के लिए लड़ी, और उनको चीजें लड़ लड़के मिली, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ, 1947 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, आजादी मिली, सबको डेमोक्रेसी। द पॉइंट इज, हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता उस चीज की, कि वो चीज कितनी, मतलब ब्रो मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ इस चीज के लिए, भगत सिंह सूली चढ़ा था इस राइट के लिए, इस आजादी के लिए, वो इम्पोर्टेंस नहीं वो पता हमें अभी किसी खैरात को, की जिस लगती है, दिन वो, वही तो। हाँ, अभी दिल्ली की रेड लाइट पे चले जाओ, ऐसा लगता है हाँ खैरात में ही मिली है इंडिपेंडेंस, तो भाई। हाँ, खैरात, तो वो इम्पोर्टेंस लोगों को भी पता नहीं है, तो वही मुझे लगता है वो हिप हॉप में भी है, क्योंकि द पॉइंट इज, सी हमको हिप हॉप तब इंडिया में मेजोरिटी में ब्लास्ट तब हुआ जब पूरा इंटरनेट आ चुका था, ठीक है, तो हमने इंटरनेट वाला हिप हॉप उठाया, हमने स्ट्रीट वाला हिप हॉप नहीं उठाया, ठीक है। हमने देख लिया इंटरनेट में वो लूजर्स पहनते हैं और हुड पहनते हैं और यो ब्रो करके बात करते हैं, तो हमने भी, अब हम भी वेस्टर्नाइज हो गए, हम भी वेस्ट, पर हमें ये नहीं पता कि अगर एसएप रॉकी अभी यो ब्रो करने में लगा हुआ है, तो वो घर में जाके क्या पता है स्टीवन पिंकर की कोई नॉवल पढ़ रहा हो, या हो सकता है पीटरसन पढ़ रहा हो, या हो सकता है सैम हैरिस को सुन रहा हो, हमने ये नहीं देखा। हमने देख लिया कि वो भाई साहब फैशन किलर गाना उसने रिहाना के साथ बनाया हुआ है, वो उसमें सिगरेट पीने में लगा हुआ है, कूल बन रहा है, तो हम भी अपने गानों में ऐसे ऐसे हो गए। तो यू कैन कॉपी एसएप रॉकीज अटायर, इट्स वेरी इजी, बट you cannot copy, or you cannot what you duplicate his hard work which he has done on his lyricism, because जब वो hard work करता था वो किसी को दिखाता नहीं था। Let me tell you a small story, तुमने टुकड़े टुकड़े गैंग केवल देखा है, तुमने ये नहीं देखा कि मदारा ने टुकड़े टुकड़े गैंग लिखा कैसे। Are you getting the point? yep. तो जो एक बच्चा होगा, अगर उसको मदारा की तरह बनना है या फिर एसएप रॉकी की तरह बनना है, तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग से पहले ये समझना पड़ेगा कि इस गाने को लिखने के लिए मदारा का थॉट प्रोसेस कैसा था, वो क्या किताबें पढ़ता था। ये नहीं कि बस वो एक कैप पहनता था और ब्लैक कलर की जैकेट पहनता था और बोलता था ऐसे और वो मदारा बन गया, नहीं। लाइक Snoop Dogg, Tupac, KRS-One, they are a byproduct of many things. You need to analyze that stuff. उस चीज की बहुत कमी है ब्रो, और मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं हिप हॉप से, हम बेसिकली अमेरिकन साउंड से, और अमेरिका तो मोस्टली अपनी साउंड कनाडा और आपकी लंदन से ड्राइव करता है, बट यूएस साउंड से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो ठीक है यार, वो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में इतना ज्यादा इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक बोलने से अच्छा तुम करके दिखाओ, बात करो। तो देख, तुम ना आर्टिस्ट हो ब्रो, बट पता है, अब अगर कोई नया बच्चा स्टार्ट आउट कर रहा है ना, जैसे अभी अगर किसी ने कल शुरू किया है, तो व्हाई इज ही डूइंग व्हाट अमेरिकन्स आर डूइंग? बिकॉज़ ही डजंट वांट टू डिस्कवर द व्हील अगेन, समझ रहे हो? बिकॉज़ दे हैव रीच्ड टू सम पीक ऑलरेडी। वो अभी ये ना नई जनता की भी प्रॉब्लम है। आई वाज लिसनिंग टू समवन इन द इंटरव्यू, ही सेड कि नई जनता की पता है इशू क्या है, कि पहले जमाने में, मतलब हमारी, मतलब पहले जमाने क्या, 2000 से पहले के जो बच्चे हैं, हमारे को ऐसे ही नहीं मिल जाती थी, मतलब अटेंशन, कि मतलब इवन स्कूल में भी इफ यू वांटेड अटेंशन यू हैड टू बी फनी,
You had to do something कि तुम्हें attention मिले, and then even in the art or the creative field कुछ skill में बढ़िया होना पड़ता था. बट नई जनता जो है, बच्चे हैं अभी जो 14-15 साल के, उनको पता है कि सिर्फ अटेंशन आ जाए हम पे, बाकी तो हम मोनेटाइज कर ही लेंगे, स्किल पे कोई ध्यान नहीं है. तो उसकी वजह से दे डोंट वांट टू डिस्कवर द व्हील अगेन. ये तो ऑलरेडी फेमस है, लेट्स जस्ट कॉपी इट हियर. उबर वहां चल रहा था, ओला यहाँ उठा देते हैं, बस वही सेम चीज ही है ना, बस उसको इंडियनाइज कर देते हैं हिंदी से. ठीक है. आई एम जस्ट थिंकिंग लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और प्रॉब्ली मुझे लगता है कि व्हेन आई विल गेट इनटू दैट स्टेज, तो मेरे अंडर तो जो मुझे पूछेगा तो मैं तो उसे यही प्रोसेस बताऊंगा कि ब्रो ठीक है, मेरा ये प्रोसेस है. मुंबई जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट मुझे लगता है कि ये रास्ता सबसे अच्छा है. अब तूने प्लेन पे जाना है, तेरे बाप के पास पैसे है तो प्लेन में बैठ के जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. क्या जैसे सबसे अच्छा रास्ता क्या है? जैसे मतलब खुद फाइंड योर साउंड, फाइंड योर ओन. ब्रो यार, अपनी साउंड तो आप अभी एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपको 1-2 साल में मिल जाएगी, बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड योर साउंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड अ एटमॉस्फेयर. आप एक एटमॉस्फेयर को फाइंड करते हो, फिर आप उस एटमॉस्फेयर से एक पर्टिकुलर यूनिक चीज कॉन्ट्रैक्ट करके निकालते हो. जैसे वो तो इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. वो जो मुझे हंसी आती है जब लोग बोलते हैं कि ब्रो ये मेरी साउंड है, ऐसा नहीं होता. ऐसे कोई 2 मिनट में साउंड नहीं मिलती. तुम अभी अपने लोग खुद को तो पहचान नहीं पाते और बात करते अपने प्रेमिकाओं को पहचानने की. पहले खुद को जानो, दूसरों को बाद में जानना. ठीक है. So sound, मुझे ऐसा लगता है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू बी अ रैपर यू नीड टू राइट daily 10 pages anything. Yeah. Write about anything. No rhymes, nothing, just words on paper. No, not just write anything, bro. Like कि तुमने कल क्या किया. So उस चीज का एक फायदा होता है. After 3 or 4 pages, you will start writing about yourself automatically. Just try it. So I will tell you one thing. सुबह उठना और सोचना मैंने अभी ना 10 पेज लिखना है. तो तुम पहले पेज में लिखोगे कि तुम कौन हो. ऐसी नॉर्मल मेरा नाम अर्पित अरोड़ा है, मैं ये करता हूँ. और फॉर एग्जांपल तुम्हें सपना आया कि यार मैंने सपना देखा, बस 2 पेज में खत्म. तीसरे चौथे में तुम अपने आप तुम ये लिखोगे, यार मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा होता तो ये होता क्या, ये चीज ऐसे क्यों नहीं होती. यू विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट योरसेल्फ. वाह ब्रो, मैं मॉर्निंग पेजेस लिखता हूं, वैसे 3 पेज लिखता हूं, 3 से ऊपर नहीं लिखता, बट बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन ब्रो. ये पहले पेज पे ये टी शर्ट ब्लैक है, ये है एकदम से, मैं ये सोचता हूँ. सही कह रहा है ब्रो. So that's what I did. So से धीरे अगर इफ यू विल मतलब यू फॉलो दिस प्रैक्टिस. बट कोई एक नया बच्चा अगर कोई मुझे बोलेगा कि भैया मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा ब्रो 6 महीने में तू अपने आप को डिस्कवर, अपने आप का तुझे 2 से 3% पता लगेगा कि तू चीजों को देख के क्या सोचता है. ठीक है. फिर तू किताबें पढ़ना स्टार्ट कर. ठीक है. कोई भी किताब अपार्ट देन चेतन भगत. ठीक है. तो कुछ तो नागराज की कॉमिक्स पढ़ ले ब्रो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. पर ये सास बहू नॉवेल्स मत पढ़. You start reading about anything. आप पढ़ो, फिर पढ़ के लिखो. पढ़ने लिखने के बाद तुम्हारे खुद के ना एक थॉट्स कंस्ट्रक्ट होने स्टार्ट होते हैं किसी भी चीज को लेके. ठीक है. तुम्हारे अंदर पेशेंस आता है. तुम 50 चीजें अपने बारे में डिस्कवर करते हो. जब तुम्हें लगे कि हाँ अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खुद, जब यार मेरा तो एक शॉर्ट आंसर था जब मुझसे एक क्विंट के रिपोर्टर ने पूछा था कि आप फोकस कब हुए जो आपको ये करना है. मैंने कहा था डे यू डिसाइड हाउ यू वांट टू डाई यू विल गेट फोकस टुवर्ड्स योर एम. सो ही वाज लाइक कि व्हाट. मैंने कहा आई एम सेइंग दैट डे यू डिसाइड हाउ यू वांट टू डाई. मैं ये नहीं कह रहा तुम मरोगे कैसे, पर तुम कैसे मरना चाहते हो. तो उसने बोला हाउ डू यू वांट टू डाई. मैंने कहा आई वांट टू डाई कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई मुझे गोली मार दे. नहीं, दैट्स हाउ आई वांट टू डाई. ठीक है. ऑन स्टेज दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट डेथ फॉर मी. ठीक है. तो मैंने कहा अब मुझे उसने वो ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपको परफॉर्मेंस करने से डर नहीं लगता. मैंने कहा नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि इफ समवन शूट मी दैट्स हाउ आई वांट टू डाई एंड दैट्स व्हाई आई मेक म्यूजिक फॉर. ठीक है. मुझे पता है मेरे ऐसा हो सकता है कभी भी एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला जो भी स्टफ है. सो दिस इज माय थिंकिंग कि मुझे लिखने से ही आई थी कि देख ब्रो, मैंने कॉल सेंटर में जॉब करते हैं मन्ना नहीं, मैंने घर में जॉब करते हैं मन्ना नहीं. मैं नहीं चाहता मैं ऐसी कोई मौत मरूं. ठीक है. तो इससे अच्छा प्राइड वाली एक स्टैंड लेते हुए चीज मरो, तो वो चीज समझ आती है मुझे. That's how John Lennon died, ना? हाँ, जॉन लेनन.
तो उसका तो खैर अलग ही सीन था ब्रो, उसको तो उसके फैन ने ही मार दिया था। तो ठीक है, तो दैट्स हाउ वो ये सारा थॉट आप जब लिखते रहोगे एक टाइम बाद डेवलप होता है। और फिर आप जब आपने किताबें भी पढ़ ली तो आप सोचना स्टार्ट करो। सोचना बहुत अच्छी बात है। फिर आप डिसाइड करो कि अब अपनी लाइफ में आप किस चीज, या तो अपनी लाइफ के बारे में, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू राइट ऑन पॉलिटिक्स ओनली, कोई ऐसी बात नहीं, आप किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हो। देयर आर मेनी थिंग्स। I recently told one girl that I'm about to write a song on periods and she was shocked. वो कहती यार periods कोई गाना कैसे लिख सकता है? मैंने कहा I can. You know, like you have to develop your mentality and all that. तो हो जाता है यार, मतलब it's not a big thing. Is I would say कि मतलब कैसे तुम कैसे कर सकते हो when you haven't experienced it yourself? Bro, जावेद अख्तर ने ठाकुर के डायलॉग लिखे थे और गब्बर सिंह के डायलॉग लिखे थे, पर जावेद अख्तर डाकू तो नहीं था ना। नहीं, बट वो कैरेक्टर यार, मतलब एज अ राइटर जो कैरेक्टर लिख रहे हो तो लाइफ में ही कोई कैरेक्टर है जो कि उसकी एग्जैजरेशन है, मतलब समझ रहे हो? इफ आई मतलब बट हाँ ठीक है वो तो है ही। ऑफ कोर्स मैं यहाँ बैठ के जापान के बारे में भी लिख सकता हूँ, बट देन जैसे इट्स ट्रू। अब मैं तो अगर अब सी तुमने खुद ही इस चीज का जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें बोलूं जापान के बारे में लिखो, अब तुम्हें जापान के बारे में नॉलेज नहीं है, तुम लिखोगे जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत चीजें बहुत फास्ट है, बहुत चीजें बहुत तेज चलती है, वो दुनिया से आगे। अब सोचो तुमने जापान को पूरा पढ़ा हुआ है, तो तुम जापान के बारे में 90% चीजें बहुत क्लोज लिख दोगे। 10% मैं एक्सपीरियंस पे छोड़ता हूँ, पर 90% तो पकड़ो, ठीक है? तो जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, जितना ज्यादा समझोगे, तुम जापान के उतने क्लोज पहुंचते जाओगे, और जितना कम पढ़ोगे तुम उतने दूर पहुंचते जाओगे। तो मेरा यही मानना है, सी आई एम अपर कास्ट हिंदू, हाउ कैन आई राइट अ सॉन्ग कॉल्ड जात क्या है? वो पूरा दलित वाला गाना है। उस गाने के बाद आई रिसीव्ड 30 to 35 इंस्टाग्राम वीडियो कॉल्स ऑफ पेरेंट्स क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। उनको लगा कि मैं दलित हूँ, बट व्हेन दे कि आप क्या हो, मैंने बोला कि नेगी हूँ, हमारे घर में हमें लोग मतलब राजपूत बोलते हैं। दे स्टार्टेड क्राइंग, दे लाइक हाउ कैन यू पेन डाउन आवर पेन सो स्मूथली। तो दिस मैंने कहा मैं सी वी ऑल आर प्रिविलेज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम। तो देयर आर टू थिंग्स, या तो हम अपने हनी बुबू चीजों में रह के स्नोफ्लेक्स बन जाए, ठीक है, या हम लोग अपनी प्रिविलेज का हम लोग इस्तेमाल करके जो लोग अंडर प्रिविलेज उनके लिए आवाज उठा पाए, ठीक है। दैट्स हाउ यू यूज योर प्रिविलेजनेस। तो दैट्स व्हाट आई डिड। और मैंने बोला कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर पेन आई हैव टू रीड अबाउट ऑल दिस सफरिंग्स व्हिच यू हैव, लाइक जो तुम्हारे साथ बीता है फ्रॉम पास्ट 8 to 9 months। मतलब मैं 8-9 महीने पहले से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जात क्या है को लेके, ठीक है। फिर वहाँ आर्टिकल्स पढ़ना और अरुंधति रॉय के आर्टिकल्स पढ़ना, जितने लाइव इंसिडेंट्स हो रहे थे, और मैं बायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ, मैं इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ, ठीक है। तो आप जब इतना कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग हो जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली वो गाना लिख दोगे। सो यू डोंट हैव टू बी गब्बर सिंह टू राइट डायलॉग्स ऑफ गब्बर सिंह। इट ना यही तो दिखाता है कि राइटर कितना टैलेंटेड है, कि वो डाकू नहीं था, पर तब भी उसने डायलॉग लिखा कि कितना इनाम रखी है सरकार हमारे ऊपर, क्योंकि उसने डाकुओं के बारे में पढ़ा और वो उस माइंडसेट को पकड़ पाया। सो एक राइटर यही करता है, वो माइंडसेट को पकड़ता है। That's it. नहीं, it's almost like कि मैं जैसे क्या पूछ रहा था कि जैसे you writing about periods is almost like a girl writing about how is it like to have a dick. You know, you don't know like how crazy it gets when you have a dick and you know stuff like that. Dude. It starts to make you crazy and you want to like you look at a girl and you say, do I go and talk to her? Do I not go and talk to her? So, like, and then all of this conundrum which like you know this happened that happened, you can actually ask someone what happens to you when you know this pops up or whatever, but then yeah you want to like experience it personally. I feel I don't yeah know. Like bro, like honestly, like I agree with you, तुम उनके पेन 100% नहीं समझ सकते, ठीक है, पर मुझे इतना पता है कि इंडिया में जिसने भी पीरियड्स के ऊपर गाना बनाया होगा मैं उससे तो अच्छा ही समझ सकता हूँ, बिकॉज आई एम सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई राइटिंग स्किल्स कि मैं, क्योंकि मैं कभी इट्स ओके गाने में जैसे
Anurag said, not Anurag, like Swara and Vishal Bhardwaj sir and Rekha Bhardwaj sir. When I went to Mumbai, हम विशाल भारद्वाज सर मेरे आगे चाय पी रहे थे एंड रेखा भारद्वाज मैम उस टाइम तक आई नहीं थी, ठीक है। तो विशाल भारद्वाज ने बोला कि तुमने गाना बहुत अच्छा लिखा, टुकड़े टुकड़े एंड सिराजुद्दौला एंड लाइक कि थैंक यू सर। उन्होंने छूटते मुझे बोला कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, मतलब यू आर नॉट लाइक अदर रैपर्स जो कुछ भी, मतलब अगर समाज की बात चल रही है तो बस वो समाज, फसाद और कब तक हमको मारेंगे, हम इनसे लड़ेंगे। यू डोंट राइट द क्लीशे स्टफ बिकॉज यू राइट वेरी डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, उन्होंने मतलब मुझे बहुत बोला, उन्होंने बहुत क्या, उन्होंने यही बात बोली कि एक होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। दिस इज वेरी क्लीशे स्टफ, ठीक है। जैसे और फॉर एक बहुत छोटा एग्जांपल, जैसे हम गाने के लिए बोलते हैं कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब ये लाइनें कोई लड़की नहीं सुनती, ये लाइनें टर्न ऑफ हो चुकी हैं, ठीक है। फिर वरुण ग्रोवर आया, वरुण ग्रोवर ने गाने लिखे, ये मोह मोह के धागे, दोनों ही रोमांटिक गाने हैं, बट मोह मोह के धागे कितना डिफरेंट है, लिरिक्सिज्म चेंज कर दिया, स्टोरी बदल दी। तो विशाल भारद्वाज सर ने मुझे ये बोला कि उसने तीनों गाने सुने, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट म्यूजिक सुने, उन्होंने बोला कि मुझे तेरे बारे में जो चीज सबसे अच्छी लगी कि तू क्लीशे स्टफ नहीं लिखता, तू प्रोटेस्ट म्यूजिक पे भी क्लीशे स्टफ नहीं लिखता कि समाज अत्याचार करेगा तो हम इनको ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। Of course. So, दोस्त, तो when you said कि टुकड़े टुकड़े के बाद क्या हुआ, so that was, जैसे इंडियन हिप हॉप से मुझे कभी यार, एक तो ना you know कि I would not name them, but I know many hip hop guys जिनसे मेरी बात होती है, and they told me कि ब्रो हमारे सीन में तेरे बारे में बात होती थी, बट जो हमारे थोड़े सीनियर बंदे थे वो बोलते थे अभी नया नया है ये नया नया है, नया नया है, नया नया है, ये देखियो एक दो गाने बना के हट जाएगा, ये देखियो एक दो गाने बना के हट जाएगा। तो they never supported my first song, they never, like I never got support from anyone in hip hop community. It was always the social media influencer who supported me, like Akash Banerjee sir, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर टुकड़े टुकड़े में तो इन सब ने स्वरा वोरा एंड ऑल, अभी भी मेरे गाने तुम कभी भी देखना, हमेशा तो स्वरा शेयर करेगी, रिचा शेयर करेगी, आकाश बनर्जी सर शेयर करेंगे, ये लोग शेयर करते हैं मेरे गाने सोशल मीडिया। तुम्हारा सोशल मीडिया के लिए have you hired a guy or do it yourself? ब्रो इतनी यार, मैंने पिछले वाले गाने के लिए क्राउड फंडिंग करी थी, अभी इतना पैसा ही नहीं है मैं किसी को हायर कर पाऊं। So नहीं, अच्छा, you upload it yourself और ये एल्गोरिदम वगैरह ये सब चीजें चेक करना वो सब? एल्गोरिदम का क्या सीन मतलब इनसाइट्स देखना, कौन है टारगेट ऑडियंस और ये, फिर उसके बाद एड्स रन कर, वो सारी चीजें। ब्रो ये तो मुझे आता ही नहीं है। अच्छा, मतलब अपलोड किया और अपने आप इट रीचेस टू द पीपल। हां ब्रो मेरा एक काम है, अपलोड करता हूँ, हाँ, और मेरे पास 150 ईमेल एड्रेस है। अच्छा, मैं उन सबको सेंड कर देता हूँ। अरे मेरे भाई बहुत ही कूल यार, तू तो इंस्पायर कर, मैं रो पड़ूंगा यार। तो मेरा पहला गाना मारीच था, मैंने 150 ईमेल एड्रेस सेंड करे तो वायर ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा। हाँ, तो तब मैं वायर वालों की नजरों में आया, ठीक है। सिराजुद्दौला पे शायद डेक्कन ने आर्टिकल लिखा था, तो मैं डेक्कन की नजरों में आया, ठीक है। टुकड़े टुकड़े पे पूरी दुनिया ने आर्टिकल लिख दिया, तो तब मैं सबकी नजरों में आ गया। तो ब्रो लाइक you have to find your ways. It's okay if Raftaar or any hip hop guy is not supporting your music, that's completely fine, क्योंकि उनके पास बहुत उनके कंधों में बहुत भार है यार। Of course, और वो करें कि उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है करने की यार, और क्या वो क्यों करे भाई? Who are you to? और भाई रफ्तार भी तेरा पहला गाना सुन के तुझे क्यों सपोर्ट करे, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि तू बस पहला गाना बना के भाग जाएगा, मे बी तू 6-7 गाने नहीं टिकेगा, और क्या पता तू दूसरा एमवी बनता ही निकले। अब तो बंदा बेचारा और संभल के काम करता होगा, यू नो। सो आई एम लाइक इट्स ओके, अपने साइड से पुश करते रहो। मुझे इतना पता था, लाइक देयर वाज वन थिंग व्हिच आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट कि मैं अच्छे लिरिक्स लिखता हूं, मैं इस मामले में, और मेरा हाँ थैंक्स मैन। तो और दूसरा कि मेरा अच्छा म्यूजिक है, क्योंकि 7 and 7 पे मुझे म्यूजिक पे भरोसा था। तो मैंने कहा था कि ब्रो ईमेल लिखते हैं, जैसे मैंने एनडीटीवी को ड्रॉप करता था, वायर को, स्क्रोल हो गया, हिंदूज हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दैनिक जागरण भाई,
और न्यूज लॉन्ड्री, मतलब 7-8 तो मेरे पास रटे हुए हैं, इन सबको मैं भेजता था। तो इन सब न्यूज़पेपर ने मेरा आर्टिकल 150 में से एक का ही रिप्लाई आया पहली बार वायर का, पर वो मेरे लिए बहुत था। ठीक है, फिर मुझे उस टाइम पे आकाश सर का भी रिप्लाई आ गया। आकाश सर ने बोला कि तुम तो, आकाश सर बेसिकली रेडियो मतलब रेड एफएम या फिर इसमें बहुत अच्छी पोस्ट में थे, एंटरटेनमेंट हेड थे शायद। तो आकाश सर ने मुझे बुला के बोला कि ब्रो मैं टैलेंट को हायर करता था और तुझे देख के मैं बता रहा हूँ तू बहुत अच्छा टैलेंट है, प्लीज कभी मत रुकियो। तो आकाश सर ने सपोर्ट करा। तो वहां से फिर पहला दूसरा गाना निकालने के बाद मैं फिर भी थोड़ा, मुझे लगता था कि क्या मैं अच्छा लिख रहा हूँ। फिर वंस यू मेट विद अनुराग कश्यप एंड यू मेट विद विशाल सर एंड ऑल दैट, तो तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिकॉज विशाल सर वाज लाइक कि ब्रो कभी भी अपने आप को प्लेस पे जज मत करियो, क्योंकि तेरे पास बस पैसा नहीं है, तेरे पास टैलेंट है। सो ही वाज लाइक कि जब तेरे पास पैसा आएगा तेरी टीम अपने आप तुझे मिलियन पहुंचा देगी, क्योंकि तेरा कंटेंट है मिलियन वाला। बस तो अपने काम करना मत रोकियो। तो तब तुम्हें पता लग अब, एंड इफ अ गाय लाइक विशाल सर एंड और भी बैंड मेंबर्स थे वहां पे, एंड अनुराग सर एंड ऑल दैट, इफ दे आर अप्रिशिएटिंग योर लिरिकल पावर कि तू अच्छे लिरिक्स लिखता है एंड यू राइट वेरी डिफरेंटली, तो मुझे पर्सनली लगता है कि यार, मैंने कहा कि यार मुझे और किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि these guys are very good, you know. तो फिर वहां से वैलिडेशन आया अंदर। बस फिर उसके बाद अभी हम जस्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो तुम्हें अगले महीने पता लग जाएगा। तो वो भी काफी फनी प्रोजेक्ट था। तो तो ये भारत जो वीडियो निकाली है बहुत फनी है। अरे वो इससे बड़ी, हाँ मतलब वही भाई वो पूछता है बार। सो ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे आया हमारे दिमाग में कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मीडिया यू कांट बी सीरियस बिकॉज मीडिया इज सर्कस। चल तो सर्कस चलाते हैं। तो हमने सर्कस चलाया पूरा का पूरा। तो वहां पे वो पूरा का पूरा सीन आया। तो बस ये अभी भी ब्रो मैं अपने गाने निकाल के कम से कम 150 ईमेल्स को सेंड करता हूँ। अब 150 में से 5 के रिप्लाई आ जाते हैं, पर आई एम श्योर एक ना एक दिन सारे 150 वाले मुझे मैसेज करेंगे। नहीं, of course, जरूरी है bro, reaching out to these newspaper guys and everything. तो शर्माना नहीं चाहिए, ये मैंने अनुपम खेर से सीखा है। तो मनोज वाजपेयी ने बोला था कि अनुपम खेर इतना बड़ा एक्टर है, वो तब भी डायरेक्टर्स को फोन करके बोलता है कि यार मुझे काम दे दो। काम मांगने के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए। अरे वाह। तो मैं भाई, सो आई सेंड इवन माय सॉन्ग टू दोस रैपर जिनको मैं पसंद भी नहीं करता। हम लाइक कि तू मेरा गाना सुन, तुझे अच्छा म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है, तू सुन। तू नहीं सुन पाता पर तू सुन अच्छा म्यूजिक क्या होता है। दैट्स व्हाट आई डू। मेरा थोड़ा अलग माइंडसेट है भाई। हम लाइक सही है। जैसे ये मतलब अपना जैसे अच्छा लगे ब्रो। अनटिल तुम्हारे पीछे कोई ऐसा गॉड फादर नहीं आ जाता तुम्हें सपोर्ट करने वाला, तो ठीक है तुम करते रहो यार। और क्या जरूरत है गॉड फादर की, खुद बनो गॉड फादर दूसरों के। तो दैट्स व्हाट। अच्छा, तेरा ये प्रोसेस जो है, जैसे फर्स्ट ट्रैक से लेकर अब तक, डिड यू लाइक रिकॉर्ड इट एट होम ओनली, अपना ही माइक और अपना सेटअप करके, या फिर डू यू गो टू लाइक अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड रिकॉर्ड इट देयर एंड मेक म्यूजिक लेटर? नहीं भाई 7 का कमरा है। अच्छा, जहाँ सोता है वो। तो उस कमरे में हमने एक माइक लिया और उसके साइड में थोड़ा डिस्क्राइब करना कि मतलब आई माइट जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर लाइक द ऑडियंस की हु एक्चुअली वांट्स टू स्टार्ट आउट। तो वो उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं मैं कि एक साउंड कार्ड, एक माइक और लैपटॉप, इज दैट इनफ? अच्छा नहीं ब्रो, वो तो एक्चुअली लकीली द गुड थिंग अबाउट मी इज दैट 7 इज ऑलरेडी अ प्रोड्यूसर। वो उसके गाने काफी अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं, तो उसके पास साउंड कार्ड तो था। फोकस राइट का साउंड कार्ड है उसके पास, 10,000 रुपए का फोकस राइट का साउंड कार्ड आता है। ठीक है, वो उसने लिया और मैंने 8,000 का एक माइक लिया था। वो वाला माइक है, वो किसका है? ऑडियो एम ऑडियो का नहीं, शायद ऑडियो टेक्निका है वो। 8020 ऑडियो हाँ, अरे यस ब्रो, यस। अरे जहान बनवे है भाई, मेरे पास भी दिखाओ तो यही कोई भाई। तो देख मैंने वो माइक लिया। तेरे फेवरेट बंदे की बुक भी है मेरे पास, दिख रही है? कौन से है? ओहो, मौलवी जी को पढ़ रहे हो तुम? अरे बहुत पुरानी बुक है भाई, जब ये नया लाइक हुआ था ना 2013-14 में, तब उस टाइम पे। तो फिर हम उसके पास वो है और दैट्स इट। उसके पास मिडी है बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले पियानो। ठीक है, तो बस यही है ब्रो पूरा का पूरा सेटअप। और घर पे ही पूरा गाने रिकॉर्ड करे हमने।
और अभी भी हम घर पे ही करते हैं, अभी भी स्टूडियो के लिए इतने पैसे वैसे नहीं हो पाते यार। हम जस्ट वेटिंग कि कोई मुझे आके बोले कि तुझे कितना पैसा चाहिए, मैं दूं, तू बना गाना। तो अभी भी घर पे ही गाने बनाते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं। बस वो एक स्टूडियो, एक कमरा है वो सोने वाला, एक छोटा सा, बस उसी में हम लोग गाने रिकॉर्ड करते हैं। मिक्स मेरा मास्टर सब सब यही मिक्सिंग 7 एंड। मास्टरिंग, हाँ हाँ सर। भाई सब करता धरता वही है, अरे तो सब वही संभालता है। शाउट आउट टू 7 बस एंड 7। वो बंदा बहुत सही है यार, मतलब बहुत सही काम करता है वो। हाँ हम जस्ट उस अभी दिक्कत है ना कि इंडिया में हिप हॉप सुनने वाले बीट मेकर्स को सुनते हैं, म्यूजिक मेकर्स को नहीं सुनते, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को नहीं सुनते। तो व्हाट इज बेसिकली इंडियन हिप हॉप, व्हाट आई टेल यू, एक छपरी रैपर को एक लूप में 808 डाल के दे दो, वो खुश हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, सो he doesn't give a fuck about scale, he doesn't give a fuck about emotions, he doesn't give a fuck about pads, chords, he doesn't give a fuck about atmosphere, गाने का क्या बन रहा है, हम जब कॉरस राइटिंग करेंगे तो कैसी कॉरस राइटिंग करेंगे, हम कौन से नोट सिलेक्शन करेंगे, कोई एक हमने इसके नीचे हमने 808 डाला, बस बूम ब्रो, कूल बीट, बात खत्म। जब तक वो माइंडसेट डेवलप नहीं होगा तब तक लोग अच्छे प्रोड्यूसर्स को एक्नॉलेज करना स्टार्ट नहीं करेंगे। आई होप कभी ना कभी तो होगा ऐसा दिन, लेट्स सी। और मे बी प्रॉब्ली मैं ही वो चेंज लेके आऊं, या फिर मैं ही एक दिन इंटरव्यू में आके बोलूं कि अच्छा म्यूजिक सुनना स्टार्ट करो गधो। मे बी अल्टीमेट दैट गोल क्या थिंग। है मेरे भाई? अल्टीमेट गोल क्या है? बॉलीवुड जाना? क्या मतलब पर्पस क्या है? My ultimate goal is to open a school, music school for like underprivileged people, हम्म, so that they can come out of, like bro, I know how music changed my life। तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट अ यूनिक गाय, मेरे जैसे 50 रोड पे इस टाइम पे दिलबाग या फिर गांजा फूक रहे होंगे, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि इतनी मैं अपनी थोड़ी औकात बना लूं कि मैं उसमें इतनी अपनी बातचीत बना लूं कि अगर मुझे कभी रैप का सेमिनार या फिर कभी रैप का टीचर रखना है, तो मेरी इतनी हो जाए कि मैं किसी को बोल सकूं कि ब्रो यार एक मास्टर क्लास ले लियो, ठीक है, तो वो आ जाए, मतलब मैं उसको चला पाऊं यार, और मुझे किसी से फीस ना लेनी पड़े। मैं थोड़ा एक ऐसा करना चाहता हूँ, और वो हमेशा मैं ऐसे नाला सोपारा जैसे एरिया हो गया, सिलमपुर हो गया, ठीक है, भजनपुरा हो गया, मैं ऐसे ऐसी जगह खोलना चाहता हूँ, क्योंकि यही है ब्रो, मतलब स्ट्रीट, यहीं से आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। ये दिस इज माय अल्टीमेट गोल मैन, और मेरा कुछ ऐसा, मेरा कोई गोल नहीं है। मुझे लगता है कि यही मेरा सबसे बड़ा गोल है, कि अपने आप को इस काबिल बनाना कि मैं एक ऐसा स्कूल खोल पाऊँ, और बस बात खत्म। beautiful मेरे और तो भाई। सब चीज बाकी, ये Hope it मेरा hope अल्टीमेट, it लाइक यू आस्क्ड मी फॉर द hope it अल्टीमेट गोल, happens बस really soon man। भाई आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जल्दी से हो। अभी टाइम लगेगा तो लगेगा, बट देखी जाएगी, मैं खुद ही क्लासेस देना स्टार्ट कर दूंगा यार, बट लेट्स सी। अच्छा एक चीज मुझे पूछनी थी भाई कि जैसे नाउ दैट यू हैव टेकन अ पॉलिटिकल स्टैंड और उसको बोलते हैं कि वो लेफ्ट के टुवर्ड्स थोड़ा इंक्लिनेशन है, तो डोंट यू थिंक पॉलिटिकल ओ स्टैंड भाई लेते ही आई हेट लेफ्ट, हाँ आई हेट लेफ्ट। मतलब हाँ थोड़ा कुछ मतलब लोगों सारी आइडियोलॉजीज मिलाएं तो उसकी इंक्लिनेशन लेफ्ट टुवर्ड्स अब सेम ये वही है कि हाँ मतलब आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ बट आइडियोलॉजी थोड़ी लेफ्ट वाली है। तो मतलब इफ यू डू टेक अ पॉलिटिकल स्टैंड देन यू मतलब दूसरी ऑडियंस तो फिर चली गई ना, मतलब वो तो नहीं सुनेंगे या दे वोंट एवर बी अ फैन, मतलब पूरे ही निग्लेक्ट हो गई दूसरी ऑडियंस, तो फिर इसमें क्या स्टैंड है तुम्हारा मतलब? मतलब ना सुने तो ना सुने भाई, क्या कर सकते हैं। भाड़ में जाए। सो ना सुने तो, सी द पॉइंट इज कि मैं, मतलब यार, मैं लोगों के लिए अपना अस्तित्व तो नहीं खो सकता ना, ठीक है। लोग, तो बात खत्म, मैं पहले अपने आप को देखता हूँ फिर लोगों को देखता हूँ, तो ठीक है। पहले मदारा है, ठीक है, पहले मदारा बना था, तब मदारा को लोगों ने फॉलो करा था। आई डू गेटिंग इट? या तो ठीक है, अभी दूसरी ऑडियंस नहीं है, इट्स ओके ब्रो, बट आई एम श्योर मे बी अगर कभी दूसरी गवर्नमेंट आई और मैं उनके खिलाफ कभी गाना बनाऊंगा तो ये वाली ऑडियंस भी आ जाएगी, ठीक है, आई एम श्योर अबाउट दैट। और प्रॉब्ली अगले साल, क्योंकि ब्रो जब तक सरकार है वो कंटेंट देती रहेगी, कांग्रेस के पास भी बहुत एक से एक नमूने हैं, ठीक है, हर सरकार के पास नमूने हैं जिनको तुम आराम से गाने बना सकते हो, ठीक है। तो एंड द प्लस पॉइंट इज मेरे बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी गाने आ रहे हैं यार, सो इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स ओनली। 2021 में केवल 3 गाने पॉलिटिकल है 18 में से, सो 15 आर टोटली 2021 में डिफरेंट वाइब। मतलब 21 दिसंबर में ही सोच लो हाँ 2021।
2021 दिसंबर तक ब्रो, मतलब मैं तो कोशिश करूंगा 18 गाने आउट कर दूं अपने, जिसमें से 12 मेरे चैनल पे आएंगे और 6 किसी और के चैनल पे आएंगे, मतलब 6 कोलैबोरेशंस है। ब्रो तो मेरा डिवाइन की यही टारगेट एल्बम है। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे आई, हाउ डू यू फील अबाउट इट, एक इंडियन रैपर का न्यूयॉर्क बिलबोर्ड ब्रो पे आना? अच्छी बात है। हाँ ब्रो, लाइक इट्स अ गुड थिंग, वो एल्बम पे आई, रिकग्निशन है, मतलब थोड़ा इंटरनेशनल ऑडियंस रिकॉग्नाइज कर रही है। Do you think it's a good scene for Indian hip hop, या फिर मतलब what do you feel about it कि ऐसा ये जो हुआ है? यार ये चीज मतलब बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं कभी म्यूजिक को ना ऐसे नेशनली और ऐसे नहीं लेता, मैं हमेशा इंटरनेशनली लेता हूँ। मैं जब गाना बनाता हूँ तो मैं कभी, मोस्ट प्रॉब्लम मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ये नहीं बोलता कि यार ऐसा गाना इंडिया में किसी ने नहीं बनाया होगा। मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि ऐसा गाना मैंने ऑल ओवर द, मतलब अपने कानों में कभी सुना ही ना हो, ऐसी चीज। तो मैं म्यूजिक को कभी भी लोकली लेता हूँ। ऊपर से मुझे इंडियन हिप हॉप में आज तक म्यूजिक कभी भी किसी का इतना खास पसंद नहीं आया, किसी का भी। सो ऑनेस्टली स्पीक, आई डोंट नो रैपर्स को नहीं करना या फिर, पर मुझे कभी भी कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर इतना अच्छा नहीं लगा इंडियन हिप हॉप में, कोई भी। मतलब आउट 1 से लेके 10 तक मैं 5 रेटिंग भी नहीं दूंगा किसी को। तो मेरा इतना, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ ब्रो, लाइक इट्स अ फैक्ट। और और बस यही है। और डिवाइन का आया क्योंकि देखो, सबको अब हिंदुस्तान की जनता चाहिए। बाहर के यूट्यूबर्स इंडिया के हिंदी गाने रिव्यू करने में लगे हुए, उन्हें घंटा समझ नहीं आ रहा, और उन्हें ऑडियंस चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे इतना फैन बेस है। तो डिवाइन का इट्स अ रियली गुड थिंग फॉर अस। और उसने एक चीज सेट करी है कि वो चीज भी हो सकते हैं आप, एक अचीवेबल चीज है। वो अच्छा है ब्रो। आप वो डिवाइन मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो बाउंड्रीज एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। जो छोटे लोग सोचते हैं ना कि यार टाइम स्क्वायर में इंडिया वाले कभी नहीं आ पाएंगे, यार डिवाइन ने वो चीज कर दी कि वो आ गई। वो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास एक एक प्रॉपर अच्छी एल्बम होनी चाहिए, एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी एल्बम ही वो चीज साकार कर सकती हैं। ऑफ सो कोर्स, सक्सेस इट्स नॉट बिना लाइक कि उसके अच्छा म्यूजिक आपको सक्सेसफुल नहीं। ऑफ कोर्स। अच्छी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ब्रो। वो चीज तभी पॉसिबल है क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल है और मास अपील है, ठीक है। अब मास अपील ने आपको अप्रोच करा आपके अच्छे गानों की वजह से, ठीक है। और फिर मतलब देयर आर मेनी थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन विजन एज वेल। फॉर एग्जांपल मेरे थोड़े प्रोड्यूसर्स बहुत अलग प्रायोरिटी के रहते हैं। अगर मुझे जैसे कभी मैं, कोई हाँ, बोलेगा बंदिश तुझे प्रोजेक्ट के उससे मैं समझ गया कि हाँ व्हाट्स योर म्यूजिकल प्रेफरेंस और क्या like स्टाइल bro, है। I personally want to collab with producers like Flying Lotus, ठीक है, फ्लूम, ठीक है, मशीन ड्रम हो गया, ऐसे बंदे हो गए, ठीक है। आप उस टाइम पे फिर आपको थोड़ा टाइलर द क्रिएटर तो भाई बहुत ही अलग है, वैसे बंदे हो गए। तो ठीक है यार, वो फोटो वोटो लग जाएगी, पहले अपनी थोड़ी रूट वोट स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। फोटो सॉरी दैट आई आस्क्ड। ना ना bro, initially you, even you also know कि that photo like कि स्टोक इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट हम लोग सीन के बंदे हैं तो वी ऑल नो कि वो क्या सीन होता है फोटो वोटो का, ठीक है। पर वहाँ पे बीजेपी की फोटो लग गई थी, सो इवन यू नो दिस राम कि वहाँ पे मंदिर। क्या। हाँ, तो मतलब जहाँ पे बीजेपी की फोटो आ गई तो मैं समझ जाता हूँ कि ये तो आप खरीद सकते हो ठीक है। दैट्स नॉट अ पिछला वो वाला। बट आई पर्सनली फील कि मेरे मेरे थोड़े लाइफ लाइफ गोल्स अलग हैं। सो अभी इंस्पिरेशन मेरे कौन है थोड़े यार प्रेजेंट कि टाइम में, एज रैपर्स, एज सिंगर्स? मतलब जरूरी नहीं है रैप हिप हॉप में, बट इन जनरल म्यूजिक में। ब्रो इस टाइम म्यूजिक में लेके तो मेरा जो इस टाइम पे इंस्पिरेशन चल रहा है भाई, एक बंदा है जैकब कॉलियर, ठीक है। जैकब कॉलियर, आपने मुझे सिंगर सॉन्ग सुनना राइटर। ब्रो, मतलब बहुत ही, ब्रो वो बंदा सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है। तो जैकब कॉलियर इज माय इंस्पिरेशन राइट नाउ। और और अगर मैं रैपर्स में लूँ तो स्लो थाई, डेंजल करी, ठीक है, ये लोग मेरी इंस्पिरेशन रहते हैं हमेशा। ये इस टाइम पे जेपेक माफिया है, मतलब मेरी इंस्पिरेशन यार। मदारा इज नॉट कि मैंने एक बंदे को देखा और मैं आगे बढ़ा। मेरी, आई कैन टेल यू माई 20 और 25 इंस्पिरेशंस, कि मैं ये सब बंदे तो मैं, मुझे रोज बैठ के सुनना है कि भाई मुझे फ्लूम सुनना है चाहे कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। मुझे आरका सुनना है चाहे कुछ मर्जी हो जाए। मुझे सोफी सुनना है, जेपेक माफिया सुनना है, ठीक है। और अरे एक प्रोड्यूसर है वो भी बहुत अच्छा है, मशीन ड्रम सुनना है मैंने।
तो बहुत सारे ऐसे, बट नॉट अ बट जस्ट फॉर एग्जांपल स्लो थाई मुझे अपने फ्लो के लिए अच्छा लगता है, ठीक है, फ्लूम मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफी अच्छा लगता है। तो यू नो आप सब एक चीज उठाते हो कि आप क्या किससे क्या क्या आप कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। विंस स्टेबल्स तो इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट रैपर, क्योंकि उस वो बंदा बहुत सही है। और आपका आईडीके हो गया, आईडीके इज रियली गुड, और आपका विंस विंस मेंसा हो गया। सो What do you think about दीस drum and गाइस bass and मतलब, और rap? मुझे वैसे? पर्सनली थोड़ी लगता है, What do you think about drum and bass and rap? मतलब not hip hop and rap, but drum and bass and rap वैसे कि UK scene जो है. Do you think तो मैंने अभी अभी डिसाइड करा है 7 and 7 के साथ कि मैं 3 गाने ब्रेक्स पे तो निकालूंगा। कोई भी नहीं कर रहा ब्रो, मैं ब्रो वही देख रहा हूँ कि मतलब सीन श्रुडा, श्रुडा, अरे ब्रो पहले ड्रम एंड मिस्टर कार्मैक तो सुना होगा यार, मिस्टर कार्मैक तो सुना होगा। अपने इंडियन गाय? ना ना ब्रो, मिस्टर UK? कार्मैक मतलब बेस सीन वालों के लिए भगवान है। अच्छा। तो हाँ, तो श्रुडा एंड ऑल दैट हो गया, शुगर 7 हो गया, इज अ डीएन ब्रेक्स प्रोड्यूसर। तो मैं 3 गाने ऑलरेडी मैंने सोचे मैं निश्चय के साथ। और ब्रो व्हेन यू से कि इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा, उसके लिए जरूरी है कि इंडिया में कोई सुने तो। सो लोग अभी लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल से बाहर नहीं आए, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर वाली बात है ब्रेक। ठीक है, तो ठीक है ब्रो, इट्स अ गुड थिंग फॉर मी कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा। प्रॉब्ली आई विल टेक दिस चांस एंड आई विल बी द फर्स्ट रैपर जो ब्रेक्स पे रैप नहीं, करेगा। आई हैव बीन टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स अबाउट दिस सिंस कपल ऑफ इयर्स नाउ कि भाई पंजाबी में कोई ड्रम एंड बेस पे रैप नहीं करता, हिंदी में कोई नहीं करता, मराठी में कोई नहीं करता, गुजराती में कोई नहीं करता, ऐसे कैसे भाई ड्रम एंड बेस छोड़ करेगा यार वो? हां, पंजाबी में क्या रैप करेगा वो? ड्रम एंड बेस म्यूजिक पे ये बोलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी बड़ी भिखमंगी है, मुझसे हमेशा लहंगा मांगती रहती है, हमेशा लैम्बोर्गिनी की गेड़े मांगती रहती है। तो वो जाएगा नहीं ना ब्रो, क्योंकि ड्रम एंड बेस इज अ वेरी अंडरग्राउंड काइंड ऑफ स्टफ, यू नो। आपके ग्राइमी फील होती है उसके साथ, थोड़ी गैरेज साउंड मिक्सचर्स होते हैं उसके साथ। कभी नहीं जाएगा कि लैम्बोर्गिनी पवा दो सोनियो सानू भी चुट्टा दे दो, इट डजंट मेक एनी सेंस, प्रॉब्ली एनी रैप एंड ऑल दैट। मुझे लगता है पंजाबी रैप में अगर कोई बंदा जिसने अब तक थोड़ा अलग है, चिट्टा वे हां, क्या 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 चिट्टा वे, अरे ऐसी कुछ मैं ड्रम बेस थोड़ा रेप्लिकेट कर रहा हूं। हाँ क्या ब्रो, जैसे फॉर अगर तुम देखो मतलब, ठीक है यार, इट ऑल यार ये चीजें बहुत सब्जेक्टिव है कि ड्रम एंड बेस में भी ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मुझे जब मैं कर लूंगा ना तब मैं बोलूंगा कि हाँ कोई नहीं कर रहा, मैंने किया। तो पहले खुद करो फिर बोलो, क्योंकि मेरा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है। नहीं तो लोग कई बार बोल देते हैं भाई तू कर ले। तो इसीलिए अगले साल काफी 4 से 5 वाइब आ रही है, क्योंकि मैं चाहता था कि उन वाइब्स में इंडिया में आज तक कभी गाने नहीं निकले। 2 वाइब्स ऐसी है जिसमें इंडिया में कभी किसी ने गाने नहीं बनाए, तो वो वाइब मैंने पकड़ी है अब जाके कि इन वाइब में इससे पहले कि दूसरा बनाए मुझे बना देना। ऑफ कोर्स। तो बस दैट्स हाउ। तो अभी ये जो नई एल्बम मतलब आई नो कि हाँ तुम्हें ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना उसका फॉर दिसंबर 2021, बट आर यू गोइंग टू पुट आउट सिंगल्स एज वेल उसी में से? नहीं ब्रो, कोई एल्बम नहीं आ रही 21 में। अभी तुमने बोला ना दिसंबर 2021 18 ट्रैक्स आर गोइंग टू बी देयर एंड आई विल पुट आउट द 18 ट्रैक्स। ब्रो 18 सिंगल्स। अच्छा 18 सिंगल्स है, ओहो सुपर। ब्रो एल्बम तो बहुत दूर है, एल्बम नहीं, एल्बम से पहले ब्रो अपनी रूट स्ट्रॉन्ग करनी है मैंने। और समझ सो क्योंकि यार मेरी एल्बम में थोड़ा बहुत मोटा खर्चा है, क्योंकि मैं उसको बेडरूम प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के नहीं बनाना चाहता, मैं उसको प्रॉपर म्यूजिशियंस के साथ बनाना चाहता हूँ। तो उस चीज के लिए तो थोड़ा वो यार मेरा एक ठीक है, डेब्यू एल्बम होगी तो तगड़ी होनी चाहिए। जब तक मुझे उस लेवल के हिसाब से लगेगा कि मुझे उस लेवल के हिसाब से फंडिंग नहीं आ रही या मेरे पास पैसा नहीं है, तब तक मैं एल्बम ड्रॉप नहीं करूंगा। सेंस भी नहीं बनती है सिंगल फुल सैटिस्फाइड नहीं होते। क्योंकि यार वो मैं जो भी चीज मदारा के चैनल पे रिलीज होगी, मैं उस चीज पे कभी भी म्यूजिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दैट्स इट। सो दूसरे के चैनल पे जो भी रिलीज हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे भले ही कितने कोलैबोरेशंस हैं, पर जो मदारा के चैनल पे रिलीज होगा मैं उसके म्यूजिक पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। एल्बम मेरे चैनल पे रिलीज होगी
तो मेरा थोड़ा म्यूजिक को लेके बहुत तगड़ा सीन, मेरा बहुत वो सीन है यार, मुझे आसानी से कोई भी प्रोड्यूसर पसंद नहीं आता। अभी जाके देयर इज अ गाय कॉल्ड रिजुअल विक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया। अरे हाँ हाँ हाँ, सो क्या नाम है उसका? कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स, तो रिजुअल के साथ भी काम चल रहा है। देयर इज अ गाय कॉल्ड एवन वेव्स, तो वो एवन वेव्स का भी म्यूजिक काफी सॉर्टेड है। तो अभी दो है मेरी नजर में, 4 प्रोड्यूसर्स हैं। तो देखते हैं आगे जाके क्या मैं ऐसा ब्रिज बन पाऊंगा जो इन चारों का निचोड़ करके कुछ कर पाए। क्योंकि यार माई प्रायोरिटी इज नॉट कि लोगों को अच्छा लिरिक्स ही सुनाओ, मेरी प्रायोरिटी ये है कि म्यूजिकली भी लोगों को अच्छा, मतलब लोगों के कान एडवांस ट्रेन करो। करने में म्यूजिकली एडवांस करना है। मेरा वो सीन नहीं है कि आपने अच्छा गाना लिख दिया, हाँ भाई तू लूप बना, मैं लूप में पूरा का पूरा गाना लिख दूंगा, मेरा वो नहीं है। मुझे लूप में प्रोजेक्शंस चाहिए भाई प्रॉपर, मुझे इमोशंस ड्रिवन चाहिए। सो दैट्स हाउ आई जज माय म्यूजिक। आई वुड से कि मेरे लोग अगर बिना लिरिक्स के भी अगर मेरा म्यूजिक सुन के लोग समझ जाएं, सो दैट्स हाउ आई एम फोकस्ड ऑन म्यूजिक कि ठीक है। अभी मैं अपने इंस्ट्रूमेंटल रिलीज करूंगा भाई, जब 10 गाने रिलीज कर दूंगा अपने सारे गानों के इंस्ट्रूमेंटल रिलीज करूंगा। अच्छा। ताकि लोगों को म्यूजिक सुन के पता लगे कि कैसा म्यूजिक बनाया गया है, वो कंपेयर कर पाए कि इंटरनेट में क्या चल रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। एंड वन हाँ ब्रो, सब थिंग प्लान है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि राहुल, कि आप अपना म्यूजिक मोनेटाइज कैसे करते हो अपार्ट फ्रॉम लाइव परफॉर्मेंसेस? अभी तो कुछ कमा ही नहीं पा रहे ब्रो, बट यही स्पॉटिफाई में प्लेज आ जाते हैं, स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब, दैट्स इट। अच्छा। अभी कुछ मैंने इतना, अभी मेरी पैसे, अभी इतनी पैसे की प्रायोरिटी नहीं है। इन्हीं 2020 तक नहीं थी, अब 2021 से थोड़ी प्रायोरिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी मैं, क्योंकि मेरी सारी सेविंग्स पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। तो तब से अगर मोनेटाइजेशन में अभी इतना नहीं है ब्रो। जैसे कि अभी कोई एक मूवी वालों ने अप्रोच किया था, उनको एक मेरा गाना यूज करना था, तो आपने वहां से उनको राइट्स बेच दी और उनको गाना दे दिया, वहां से पैसे ले लिए। ठीक है, अभी तो ऐसा चल रहा है सब। अभी मैंने कहीं हाथ पैर नहीं मारे, सब ऑटोमेटिक चल रहा है, सब लोग आ ही रहे हैं। आई रिसेंटली गॉट साइन टू वन मैनेजमेंट, तो अब जनवरी से वो हाथ पैर मारने स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। चलो, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। मैं जल्दी आता हूँ तेरे गेम में। यही आसपास कहीं समर हाउस और कहीं परफॉर्म कर रहा हो तो आता हूँ मैं जल्दी। बहुत टाइम हो रहा, हाँ? तो बहुत टाइम है अभी। किसमें? गिग होने में बहुत टाइम है अभी। गिग होने में टाइम है अभी? मेरी गिग होने में बहुत टाइम है। मैंने खुद डिसाइड करा हुआ है मैं कब करूंगा। तो यार जब घंटे भर का म्यूजिक हो जाएगा कम परफॉर्म से करने कम के। घंटे भर से भी ज्यादा का यार, ताकि मैं चूज ही हो पाऊँ। 3 गाने बजा के नहीं उतरूंगा ब्रो मैं स्टेज से, अपना वो सीन ही नहीं है। तो फिर अच्छा सा ऑटो ट्यून लगा के नाच रहे गा रहे स्टेज पे। वो वाला सीन नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी थी, जस्ट फॉर द यंग लिसनर्स आउट देयर, कि व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स टू लुक आउट फॉर व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एज अ रैपर? What are some roadblocks to, so that they don't put you down, or like, you can move swiftly? रोड ब्लॉक्स मतलब किस तरीके से, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? कि जैसे एक मतलब लाइक अगर कोई बंदा 6 महीने 1 साल से कर रहा है कोई चीज, और वो फिर भी उसको लग रहा है क्या शटी मैं चीजें कर रहा हूँ, या फैमिली नहीं सपोर्ट करती, या चलो ये भी नहीं, बट हाँ क्या पता रिकग्नाइज नहीं हो रहा, जैसे तुमने अभी यूट्यूब पर डाला, there are like thousands of rappers in India itself who are putting out their music but they don't get recognized, so like something of that sort. ब्रो यार सबसे पहली बात तो मेरा सोचना है, मुझे अब तक एक भी रैपर ऐसा नहीं मिला कि जिसका म्यूजिक भी अच्छा है और जो लिखता भी अच्छा है और उसको किसने रिकॉग्नाइज ना किया। मुझे आज तक एक भी रैपर ऐसा नहीं मिला। तो ठीक है, जितने भी लोग मुझे मोस्टली ये बात बोलते हैं कि भैया हमारे व्यूज नहीं आते, उनको यही नहीं पता होता कि उनमें कमी क्या है। तो बेसिकली इंसान कमियों का भंडार है। ठीक है, आप पहले वो कमियां पहचानो। तो किसी के म्यूजिक में वो बात नहीं होती, कोई टाइप बीट पे वही पुराना फ्लो कर रहा है, 20 साल पुराना फ्लो कर रहा है, क्लीशे लिरिक्सिज्म बोलने में लगा हुआ है, क्लीशे वर्ड्स यूज कर रहा है। वही मैं बीट, जो बात मेरे दादा बोला करते थे दारू पीने के बाद, वो अब वो होश में बोलने में लगा हुआ है कि मैं सबको मार दूंगा, मुझसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये वैसे म्यूजिक से तो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते तुम खड़ा हो पाओगे। दे हर इंसान के हिट होने का या रिकग्निशन मिलने का देयर इज अ वन फैक्टर, वन स्पेशल फैक्टर जो और किसी में नहीं है। अब या तो फैक्टर प्रोड्यूसर लाए, जैसे सेज जैसा बंदा जो आपकी अलग ही साउंड दे रहा है, ठीक है। सेज ने सीधे मौत को अलग ही साउंड निकाल के दी हुई है, ठीक है। प्रदीप की उसने उस टाइम पे अलग साउंड निकाली थी, ठीक है। या तो ऐसा हो, यू नीड दैट एक्स फैक्टर, या तो आप वो, या तो खुद बनो, आपको यूनिकनेस चाहिए ब्रो। इन 2015 आई यूज्ड टू से अ लॉट कि कोई भी ऐसा रैपर नहीं है जो पॉलिटिक्स पे बातें नहीं करता, और बातें करते बहुत है पर कोई अच्छा नहीं लिखता। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं वो रैपर बनूंगा, तो मैंने लिखना स्टार्ट करा, मेरे लिए ये चीज आई। पर जब आप मार्केट में उतर रहे हो, आप यूट्यूब में जा रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यूट्यूब में डिवाइन भी है और यूट्यूब में आप भी हो। तो जो आपको देखने वाला है ना, वो आपका देखने वाला आपका कंपटीशन सीधे डिवाइन के साथ करेगा। हाँ, तो आपका आपका ये ब्रो मूवी नहीं है कि 350 का टिकट दे और आपको एक ही हीरो देखना है, ये नेटफ्लिक्स है। समझ रहे हो? 800 रुपए में अक्षय कुमार भी है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है, तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखूंगा क्योंकि उसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। अक्षय कुमार को एग्जिट मारूंगा। तो यूट्यूब इज अ नेटफ्लिक्स फॉर रैपर्स, ठीक है। तो तेरा ह्यूमर मुझे बहुत अक्षय कुमार पसंद है। अरे अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो ठीक है। अक्षय ब्रो कुमार तेरे को मुंह में अक्षय कुमार जर्दा को है, बहुत तू पहले वो निकाल, तू स्पिट क्या करेगा। ये बेस्ट था। वो तेरे मुंह में जर्दा है लोग भाई। राज दरबार खा के रैप कर रहे हैं यार। मतलब एक रैपर है ब्रो, उसका मुंह इतना नहीं खुलता, इतना। और तुम उसके गाने सुनोगे ना, तो शेर की दहाड़े मार रहा है गाने में वो। अच्छा। अपने उसके वोकल्स पे इतनी लेयरिंग चलने में लगी हुई है, सुन के लग रहा है कि भाई मिक्सिंग इंजीनियर्स के ना तोते उड़ गए होंगे इसकी आवाज ऐसी बनाने में, ठीक है। और फुल हवा भाजी भाई गाने में, फुल हवा भाजी। मेरे आगे मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, ब्लैक शेड है, ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट लीव दैट शिट। तो हाँ, तो ठीक है। मेरा यही मान ब्रो, मुझे तो आज तक कोई रैपर नहीं मिला, तो इसलिए जब कोई रैपर मुझे बोलता है कि ब्रो मेरे व्यूज नहीं आते, तो मैं सबसे पहले या तो ब्रो उसकी वीडियो अच्छी, या तो उसके लिरिक्स में पावर नहीं होती, या म्यूजिक में पावर नहीं होती, क्योंकि आई कैन बेट ऑन दैट। मैंने आज तक एक बंदा देखा था, स्पेक्ट्रा, जिसने मुझे मैसेज करा, उसने उसके मुझे साथ बोला ही अभी कि ब्रो ये लेटेस्ट मेरा आया गाना है, और उसने, हाँ, और ब्रो उसे 1 ही साल हुआ था, उसने 1 साल में पहला गाना मुझे सेंड करा, और मेरा टुकड़े टुकड़े उस टाइम पे वायरल ही हुआ था। मैंने गाना सुना, मैंने कहा भाई क्या गाने लिखता है तू, और उसके बाद देख लो मेरा और उसके कैसी बातचीत है। तो मुझे आज तक कोई नहीं मिला ऐसा कि जिसके अच्छे लिरिक्स भी और अच्छा म्यूजिक भी हो, और तब भी उसको कोई रिकॉग्नाइज ना कर रहा हो। लोग करते हैं इट जस्ट बिकॉज कि ये एक हिप हॉप की परंपरा बन चुकी है कि मेरी माँ मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरी बाप मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरे दोस्त मुझे, ससुरों ने रोना है 24 घंटे, काम नहीं करना, ठीक है। तो पहले काम करो अच्छा खासा, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपको। यहाँ पे रोने वाले ज्यादा और काम करने वाले कम है। तो और अगर कोई भी नई जनता है, मैं उन्हें हमेशा बोलूंगा, अगर कोई ऐसा नया लड़का है, कि ब्रो रीड एज मच एज यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल, और अच्छा म्यूजिक सुनो। अच्छा यार वो छोड़ो, मेरी प्लेलिस्ट है स्पॉटिफाई में, इनफाइनाइट सुकियोमी के नाम से। मैं उसमें वही गाने ऐड करता हूँ जो मैं सुनता हूँ, वही आर्टिस्ट ऐड करता हूँ जो मैं सुनता हूँ। तो कभी भी अगर तुमने हिप हॉप बनाना है, तो अकेला हिप हॉप मत सुनो। हिप हॉप बनाना है, जैज सुनो, मेटल सुनो भाई, ब्लूज सुनो, तुम डीएनबी सुनो, टेक्नो तक सुनो भाई, बहुत ही घटिया म्यूजिक लगता है मुझे, पर सुनो टेक्नो, ठीक है। 4-4 घंटे तक एक ही लूप चलाते हैं वो लोग। ब्रो मैं टेक्नो में खुद, पर मैं टेक्नो को बहुत ट्रोल करता हूँ, ठीक है। तो ब्रो टेक्नो की ऑडियंस के ऊपर तो मैं स्टैंड अप बना सकता हूँ पूरा 1 घंटे का यार, मतलब मैंने इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है उन्हें। तो ठीक है, 50 म्यूजिक सुनो, तब जाके आपको आइडियाज आते हैं, कि एक क्या आपका आइडिया बेस बन रहा है। डिफरेंट म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट म्यूजिक सुनोगे तभी डिफरेंट आइडिया से आप एक क्लस्टर निकाल सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सारा दिन एमिनेम सुनोगे और तुम एमिनेम की तरह बन जाओगे, तो कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि एमिनेम खुद एक म्यूजिक सुन के एमिनेम नहीं बना, एमिनेम ने खुद 50 म्यूजिक सुने, तब जाके वो एमिनेम एमिनेम की बन नई पाया। एल्बम आई है ब्रो, यही है। म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय, फकिंग अमेजिंग भाई यार वो लिरिकली तो है वो बंदा, है ना। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को राहुल, कि डू यू थिंक कि इज देयर एनीथिंग दैट you think about कि if I had known this thing back in childhood, things would have been so much easier, or anything of that sort? Do you feel if I ब्रो had known म्यूजिक, this music? कि मतलब अगर म्यूजिक मेरी बजाना म्यूजिक सेंसिबिलिटी 2011, नहीं म्यूजिक सेंसिबिलिटी, कान,
कि आप म्यूजिक सुन के जज करते हो कि ये म्यूजिक अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे हर अंडरग्राउंड गाना अच्छा नहीं होता, हर टेक्नो का ट्रैक अच्छा नहीं होता, ऐसे हर अंडरग्राउंड हिप हॉप अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो मुझे शिफ्ट बहुत पसंद है, ठीक है। एक टाइम पे कोहरा बहुत अच्छा, हाँ कोहरा बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता था, पर मुझे शिफ्ट की म्यूजिक प्रोग्रेशंस काफी अच्छी लगती है। तो वो आपके कान बहुत मजबूत होने चाहिए कि बंदा कॉर्ड्स में कैसे खेल रहा है, ठीक है, कैसे इमोशंस डिराइव कर रहा है। वो अगर वो नॉलेज मेरे पास शायद 2014-2015 में होती, इमोशंस वाली वो नॉलेज, तो शायद मैं इस टाइम पे थोड़ा सा आगे होता। तो मे बी म्यूजिक सेंसिटिविटी, म्यूजिक ईयर ट्रेनिंग, सेंस ऑफ लिरिक्सिज्म मेरे पास पहले से ही था, बट इट्स ऑल अबाउट सेंस ऑफ म्यूजिक मेरे पास पहले नहीं था। ऑफ कोर्स, जैसे तुमने बताया कि यू यूज्ड टू राइट कवितास बैक देन। हाँ, दैट्स द थिंग। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर रैपर को रोज कम से कम 100 गाने सुनने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास के, नॉट ऑफ वन जॉनरा, अलग अलग जॉनरा। खुरांग बिन सुनो यार, बहुत ही मस्त, ब्यूटीफुल बैंड यार, ब्यूटीफुल यार। कौन सा रैपर सुनता होगा ब्रो? यहाँ पे रैपरों ने वो सुनना ही नहीं, अभी तक उस जोन पे नहीं पहुंचे, तो वो सुनो। अर्जुन बागले भी सुनो। इंडिया टूर भी तो हुआ था लास्ट ईयर, औरों में आए थे, गया था मैं। अच्छा अच्छा, हाँ औरों में आए थे, औरों में आए थे, गया था मैं, वो सुनो। तो दैट्स गुड। थ्री पीस के लिए क्या पावरफुल बैंड है ब्रो, सही कह रहे हैं यार, है ना? बहुत सही। उनका लीड तो मुझे काफी सही लगता है उनका। मैंने पूरा देखा था, पूरा का पूरा, क्योंकि पूरी बायोग्राफी चाटी मैंने, देखा कि ये म्यूजिक कैसे बनाते हैं, क्या थॉट आया पूरा का पूरा। उस बंदी का जो लॉरा ली है, उसने पूरी स्टोरी बताई कि उस बंदे से कनेक्ट कैसे हुई। मुझे थोड़ा बायोग्राफीज पढ़ने का, पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि तभी तुम आर्टिस्ट के दिमाग में घुसते हो। उसके गाने सुन के तुम क्या ही उसके दिमाग में घुसोगे। हाँ, क्योंकि वो तो एग्जैजरेटेड वर्जन है ना उसकी है लाइफ का। हाँ, वो एक शायर ने एक बात बोली थी ना कि इतनी भी जज्बाती नहीं हूं मैं जितना मेरी कलम लिख देती है। तो लोग समझ नहीं पाते। जैसे बादशाह ने लिखा कि आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, पर जब पुलिस आई तो पीछे के गेट से भाग गया, अभी मुंबई में हो। तो दैट्स अ रियलिटी। लोगों को समझना चाहिए कि रियलिटी और हवाबाजी में अंतर क्या है। जब वाकई में आंटी आंटी पुलिस बुलाती है तो बादशाह हैंडल नहीं कर पाता, पुलिस वाले बहुत तेज लठ मारते हैं। This can be a t-shirt, bro. ये टी-शर्ट बन सकती है इसके। आंटी पुलिस बुलाती है तो बादशाह नहीं कर सकता है। बेस्ट यार, बेस्ट मेरे भाई। चल ब्रो, चलो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, और मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं ब्रो। श्योर मैन, श्योर। Take care. Make great music. Take care, bro. Yes. Yeah, bye. Trying, bro. Bye. Take care. Take care. Good night. Thank you for this, bro. Thank you. See you. Bye. Bye.